अब मैं अंग्रेजी बोलता हूँ तो लोग बोलते हैं यहाँ पे बर्गर। भाई मेरी उर्दू के अंदर मेरे पास आई थिंक 450 नौनिहाल थे एंड नो टीवी which pushed us to figure out creative ways. अच्छा, एक चीज मुझे ये बताओ कि one thing I've noticed, तुम्हारी मनी वैल्यू और तुम्हारा जो मनी माइंडसेट है that is crazy माशाल्लाह। हमारे बेचारे पाकिस्तानियों को बस ये कन्विंस कर दिया कि आप भीख मांगते रहें, शायद कभी ना कभी IMF जिस तरह हमें दे देती है मुल्क को, शायद आपका भी वर्जन ऑफ IMF इन योर लाइफ कभी आपको रोटी फेंक के दे दे। तो इस दौर में तुमने जिस तरह फोकस स्विच किया है फ्रॉम योर आर्ट टू योर NFTs टू क्रिप्टो टू स्नीकर्स, बहुत सारी चीज़ों में, और तुमने ऐसा नहीं है कि उनको डिसकंटिन्यू कर दिया, अभी भी स्नीकर्स हम देखते हैं तुम्हारे कंटेंट में। मतलब ये क्या जोन में आऊंगा, नाश्ता करूंगा, दर्द और अबे भाई उठ गया तू। सही बात। हो सकता है तू नहीं उठता, नजर वाला तो लगा हुआ है, बट अल्लाह ताला भी तो आपके साथ है। पहली बात तो ये, और अल्लाह ताला का आप नाम ले लें तो प्रोटेक्ट हो जाएंगे। भाई गैरी वी क्यों कंटेंट बनाता है? बिल्कुल, गैरी वी को कमी है पैसे, गैरी वी को कमी है पैसे की। डूड, parents need to realize that alternative careers are a thing now. So I don't lie about the fact कि मैं जूते खरीदता हूँ, तो भाई जूते मैं खरीदता हूँ तो जूते दिख रहे हैं, ठीक है। गाड़ी खरीदी थी तो गाड़ी दिख रही है, अच्छे कपड़े खरीद रहा हूँ तो दिख रहे हैं, NFTs करता हूँ तो NFTs दिख रही है। मतलब none of this is stuff that I put an act for. अस्सलाम वालेकुम रामेश, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, कैसे हो? अल्लाह का शुक्र ब्रो, तुम बताओ। थैंक यू वेरी मच फॉर शोइंग अप यार। ऑफ कोर्स यार। तुम्हें बुलाने का सबसे पहला मकसद ये है कि आई हैव बिन वाचिंग योर कंटेंट, आई हैव बिन फॉलोइंग यू, लेकिन बहुत सारे मेरी उम्र के लोग, हम तकरीबन मिड लाइफ क्राइसिस का शिकार हैं, 35-37 को क्रॉस कर चुके हैं। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि रामेश को बहुत सारे 40, 45, 35 प्लस लोग नहीं जानते, जबकि उनको जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए मुझे ये जानना ज़रूरी है कि रामेश के पीछे स्टोरी क्या है, क्योंकि जब किसी को बताया जाए रामेश ये सीन करता है तो वो बोलते हैं यार ही इज़ जस्ट अ किड, इसको क्या पता। यार थैंक यू, वैसे जो भी बोल रहा है जस्ट अ किड, खास तौर पे बर्गर बच्चा है। हाँ सही है, इसको हमेशा से मतलब ही वाज बोर्न विद सिल्वर स्पून वगैरह ऐसी बातें होती हैं। लेकिन मुझे पता है, जहाँ तक मैं तुम्हें थोड़ा पर्सनली जानता हूँ, कि यू आर फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली। तो व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड इट? यार तुमने बहुत सारे सवाल पूछ लिए। सबसे पहले स्टार्ट ऐसे करते हैं, इसको थोड़ा स्पेसिफाई कर लेते हैं कि एजुकेशन बैकग्राउंड तुम्हारा क्या है, ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस क्या क्या रहा, कॉर्पोरेट में कभी काम किया नहीं किया, क्रिएटिव साइड पे जब तुमने अपना काम स्टार्ट किया तो वो उसकी जर्नी थोड़ा सा बताओ, स्कूलिंग से लेके। यार सो स्कूल मैंने फैल्कन हाउस ग्रामर स्कूल के नाम से एक स्कूल नॉर्थ नाजिबाद में होता था, वहाँ से मैंने अपनी स्कूलिंग स्टार्ट की। नॉर्मल सा स्कूल था, वो बहुत कोई हाई फाई नहीं था। और बैकग्राउंड में मैं ये बोलूँगा कि my mom and dad were a struggling couple when I was born. Okay. मैं जब छोटा था ऑब्वियसली अब लोग बोलेंगे अरे ये वाली स्टोरी शुरू हो गई कि करोला में स्कूल जाता था। भाई मैं बाइक पे स्कूल जाता था, एक्चुअली वैन में जाता था, क्योंकि जाहिर है बाइक पे अब्बा ऑफिस जाते थे। तो बैकग्राउंड वाइज आई डू फील के I do come from a very very struggling family, बट मेरे अम्मा अब्बा ने जो एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया वो ये किया कि भाई इनको कुछ भी करके किसी और चीज़ पे पैसा खर्च हो ना हो, अंग्रेजी मीडियम स्कूल में डालना है, इनकी इंग्लिश बेहतर करनी है। अपने मैं और मेरा भाई हम दो बहन भाई, दो भाई हैं, तो इन दोनों की इंग्लिश अच्छी करनी है और मुताले में ना इनको बड़ा पुश करना है। ओके, तो ये आई थिंक मेरे अब्बा और मेरी अम्मा का बेस्ट डिसीजन था। मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स हैव ऑलवेज बीन। यस। तो स्कूल में गए, अब्बा ने बहुत शुरू से हमारे घर के अंदर ये माहौल था कि इंग्लिश की जो है ना वो ऑडियो वो कैसेट्स आती थी, जिसके अंदर वो एक लड़की जो है वो जिस तरह आइल्स वगैरह में होती है कॉन्वर्सेशन, बेसिकली कॉन्वर्सेशनल वाली वो होती है ना, डेली कॉन्वर्सेशन, तो वो पूरे दिन चलती रहती थी। हम सुबह उठते थे तो पहले तिलावत चलती थी रेडियो के ऊपर, और फिर मेरा अब्बा वो कैसेट लगाते थे, तो जब हम नाश्ता कर रहे होते थे तो हमारे घर में वो इंग्लिश के लेसन चल रहे होते थे। फिर शाम में जब हम वापस आते थे तो मेरे घर अब्बा जब ऑफिस से वापस आते थे तो वो कैसेट चलती थी, और हम तो ऑब्वियसली हमारे लिए तो वाज लाइक अच्छा ये बस सुनना होता है, हमें क्या पता, क्या हमारे लिए एंटरटेनमेंट थी, प्रोग्रामिंग हो रही थी। सो बाय द टाइम मैं और मेरा भाई उसमें आए कि यार समझना शुरू हो गया, हमारी इंग्लिश अच्छी हो चुकी थी। फिर ऑब्वियसली अंग्रेजी मीडियम स्कूल में डाला, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि सारे बच्चों के अंदर ऑब्वियसली और भी बहुत अच्छी फैमिलीज के भी बच्चे आते थे,
बट हमारा कॉन्फिडेंस इसलिए अच्छा था बिकॉज हमारी कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी हो गई थी, क्योंकि हम इंग्लिश बोलते थे। इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चा इंग्लिश बोल रहा है, एक्सेंट भी है, यहाँ करके बोल रहा है थोड़ा सा, तो लोग बोलते थे अरे यार ये तो नेटिव से सुनते थे, नेटिव के सेट्स थे वो सारे नेटिव। अच्छा, फिर उसके बाद ये कि हमारे घर के अंदर टीवी नहीं था, वी डिडंट हैव टीवी। मेरे घर में टीवी उस वक्त आया जब मैं A-levels में था। सो मेरे लिए ऑब्वियसली एंटरटेनमेंट वाज इधर बाहर जाके क्रिकेट खेलेंगे। मेरी अम्मी बहुत ओवर प्रोटेक्टिव खातून थी, तो हम बाहर नहीं जा सकते थे। तो अब ऑब्वियसली बच्चे बाहर नहीं जा सकते, तो घर में या तो घर को आग लगा देंगे सही है, तो अब आग लगाने बचाएं कैसे? तो मेरी अम्मा ने हम लोगों को बुक्स ला के देना शुरू की। माई फर्स्ट कॉमिक बुक वॉज व्हेन आई वाज 6 years old। मुझे अच्छी तरह याद है कौन सी कॉमिक बुक थी, बिकॉज उसकी वजह से फिर मेरा ड्राइंग का करियर स्टार्ट हुआ। तो 6 साल टिंटिन के नाम से एक सीरीज है पूरी, तो वो भी मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे घर एक रद्दी पेपर वाला आया हुआ था, ठीक है, और अम्मी उसको कुछ पुराने अखबार दे रही थी। उसके रद्दी के ठेले पे बेसिकली, मतलब बैल्कनी थी हमारी, हम ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे, तो ठेले के ऊपर ना मैंने वो किताब रखी देखी, तो अम्मी, मैंने उसकी तरफ देखना शुरू किया, तो अम्मी ने मुझे देखा, अम्मी ने बोला चाहिए तुम्हें? मैंने बोला हाँ अच्छी लग रही है। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता रद्दी की बात होंगी तो। ब्रो मैं बता रहा हूँ अभी तुम्हें बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। तो वो अम्मी ने फिर मुझे रद्दी के ठेले से वो बुक लेके दी, एंड बस वो दैट वाज माय फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू कॉमिक बुक्स। अच्छा उसके एंड आर्ट। अच्छा, माय अब्बा यूज्ड टू पेंट, he had a job and everything, but जब वो अपनी जवानी में थे तो he was a brilliant painter। जब मैंने टिंटिन, उस दिन अब्बा जब आया और फिर मैंने अब्बा को टिंटिन दिखाई, तो अब्बा was very fascinated by what Tintin was, because Tintin as an art, अगर आप as an artist देखें तो they're brilliant illustrations। तो रात को सोते हुए मैं और अब्बा उस किताब को पढ़ते थे, और मैं और अब्बा बेसिकली उस किताब के हर एक फ्रेम को ना मेरा अब्बा और मैं बैठ के एनालाइज, मैं क्या एनालाइज करता था, मेरा अब्बा बताते थे देखो पर्सपेक्टिव ये कितना ज़बरदस्त बना है, ये डेप्थ शो कर रहा है, यहाँ से गाड़ी देखो उसकी डिटेल कितनी आ रही। तो वहाँ से फिर वो फ्रेम्स को एनालाइज करने की एक सेंस भी आना शुरू, एस्थेटिक का जो एक पॉइंट था कि यार अच्छा फ्रेम है, कैमरे में ये चीज़ दिख रही है, लाइट कहाँ से आनी चाहिए, एंड दिस इज स्टफ दैट आई डोंट, ये बगैर रियलाइजेशन के हो रहा था, प्रोग्रामिंग हो रही थी यार, घर पे सब कुछ मिल रहा है, टीवी नहीं था ना, तो यही चीजें थी। फिर मुझे अच्छी तरह याद है कि अब मैं अंग्रेजी बोलता हूँ तो लोग बोलते हैं यहाँ पे बर्गर, भाई मेरी उर्दू के अंदर मेरे पास आई थिंक 450 नौनिहाल थे। नौनिहाल एक जमाने में वो रिसाला आता था, एंड मैं बहुत जो है वो रिलीजियसली नौनिहाल को पढ़ता था। अगेन मुताला था, तो अम्मी ने वो ला के देना शुरू किया, मैंने उसके अंदर किताबें पढ़ना शुरू की। उसके बाद फिर उम्र अयार की किताबें आना शुरू हुई घर में। फिर एक पॉइंट पे आई थिंक मैं 8th क्लास में था, 7th क्लास मैंने पास की थी बहुत अच्छे नंबर से, तो मेरे अब्बा ने बेसिकली इमरान सीरीज, एक हमारे इब्न सफ़ी एक राइटर होते थे उर्दू के, उन्होंने इमरान सीरीज के नाम से एक डिटेक्टिव नॉवल उस वक्त लिखी थी, पूरी छोटी किताब। नो ब्रो, देयर वाज नॉवेल्स, लाइक प्रॉपर नॉवेल्स थे, बहुत क्रेजी। तो उसकी पूरी ना मेरे अब्बा ने पूरी सीरीज मुझे ला के दी। And I was like, damn, this is, तो मेरी क्रिएटिविटी, स्टोरी टेलिंग वहाँ से बिल्डअप होना शुरू हो गई थी। फिर मेरे अब्बा, मुझे अच्छी तरह याद है, जंग अखबार में टार्जन की कॉमिक स्ट्रिप आती थी। So what my Abba used to do was कि cut that strip, और वो कट कर करके बेसिकली एक एल्बम उन्होंने बनाई हुई थी, तो वो उसके अंदर पूरी स्ट्रिप्स लगाते थे। वो पता नहीं कितने सालों से बना रहे थे, तो पूरी कॉमिक बुक, क्योंकि उसमें सिर्फ 3 पैनल आते थे। सही है, मतलब रोज सिर्फ 3 पैनल आते थे, और ऑब्वियसली यू हैव टू वेट लाइक years and years for that to finish। खुद भी कर रहे थे, वो कर रहे थे। वहां से मुझे कलेक्शन का भी शौक पड़ा, जो मैं कलेक्टर हूँ, मैं बचपन से बहुत सारी चीजें कलेक्ट कर रहा हूँ, तो वहां से वो भी चीज आई कि अच्छा चीजों को कलेक्ट करते हैं। पूछने वाले जवाब एंड दिस इज स्टफ बाय द वे, जो ये जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ ना, ये पहली बार मैं पब्लिकली बता रहा हूँ। तो इंग्लिश मीडियम स्कूल मुताला, and no TV, which pushed us to figure out creative ways अपने आउटलेट को निकालने के लिए। मतलब है आजकल जो YouTube शॉर्ट्स हैं, टिकटॉक है, सब बर्बाद किया ब्रो। ये तो इस पे तो बात करेंगे हम। फॉर एग्जांपल मैं अपने बच्चों को अगर देखूं तो ये तो अटेंशन स्पैन तो ना होने के बराबर है। बिल्कुल ना होने के बराबर। आई थिंक नॉट हैविंग अ टीवी इन द हाउस वाज प्रोबब्ली वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट एवर हैपेंड टू मी एंड माय ब्रदर। पेरेंटल इन्फ्लुएंस माशाल्लाह। अच्छा मगर हियर्स द थिंग, राइट, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बड़े शेल्टर्ड उसके अंदर पले बड़े। मेरी नानी और मेरी दादी के जो घर थे वो, मतलब अगर मैं वो कॉलोनियों के नाम भी मैं इसमें बताऊं ना, तो आधे से ज्यादा लोगों तो वो कॉलोनी के नाम पता भी नहीं होंगे, वो ऐसी कॉलोनी है। दैट वाज माय एस्केप फ्रॉम होम, क्योंकि घर में जो कुछ भी था उस वक्त तो मुझे लगता था कि यार ये बहुत सफोकेटिंग शिट है, मैं अम्मी बाहर नहीं जाने देती, बच्चे बाहर। मैं लिटरली, मुझे अच्छी तरह याद है
कि मैं अपने दरवाजे से ना, स्टील का दरवाजा होता था और मैं और मेरा भाई ना उसके नीचे बैठ के जाली से बैठ के बाहर बच्चों को क्रिकेट खेलते देखते थे और बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती थी कि यार ये बच्चे खेल रहे हैं और हमें नहीं खेलने दिया जा रहा। बट व्हेन आई यूज्ड टू गो टू माय नानीज हाउस, तो वहाँ पे जो है ना इट वाज लाइक फ्रीडम, क्योंकि अम्मी छोड़ के चली आती थी वहाँ पे, मैं नानी के साथ रहता था नहीं है और नानी वाज लाइक ब्रो भाग जितना भागना है। तो मेरे मामू थे, खालाएं थी और जाहिर है जिस तरीके का वो इलाका, छोटा सा इलाका, छोटा सा मोहल्ला, आप सब एक दूसरे को जानते हैं, तो वहाँ मेरा वो जो बचपन उधर जो गुजरा ना वो भी बड़ा जबरदस्त था। वहाँ से पीपल मैनेजमेंट सीखी, वहाँ से मुझे यस, बिकॉज वो बड़ा स्टार्क डिफरेंस था उसमें और मेरी उस अपब्रिंगिंग में जो घर पे हो रही थी। वहाँ पे बिल्कुल बाहर निकलने दिया जा रहा है, यहाँ पे बाहर ही हूँ मैं पूरे दिन नंगे पाँव खेलने, कंचे खेलने, या गटर में गिर रहे हैं और बहुत मतलब ऐसी वो टायर भगा रहे हैं लकड़ी से, एब्सोल्यूट मिडिल क्लास शिट। तो तुम्हें स्ट्रीट स्मार्टनेस का जो मजा वहाँ से आया। तो it was a pretty I think it was a pretty balanced childhood। सही है। I think intellectual जो जितनी भी ग्रूमिंग थी वो इधर से हो रही थी, बट वैसे जो बाहर सड़क पे निकलने वाली चीजें वो वहां से हो रही थी, वो जरूरी थी। लोगों से किस तरह डील करना है, किस किस तरीके के कैरेक्टर, मुझे अच्छी तरह याद है ब्रो। मेरे साथ चक्की पे काम करने वाले लड़के, मैकेनिक्स के बच्चे, मतलब जो यू कैन एक्सपेक्ट ना कि जो बस ग्राउंड में आप जाते हैं, खुला मैदान और मट्टी वाला, उसमें हर किस्म का उसमें बच्चा होता है। यू डोंट डिफरेंशिएट ना, नजर आती है। फॉर एग्जांपल अगर तुम आइसोलेशन में लाइफ गुजारी होती है, मैं कभी भी ये सब नहीं कर पाता जो अभी कर रहा हूं, और जो एंटरप्राइजिंग स्पिरिट होती है और चीजों को एक्सपेरिमेंट करना होता है, तो वो सारे स्ट्रीट स्मार्टनेस। मुझे मेरे बहुत सारे जानने वाले हैं जो बोलते हैं कि इफ देयर वाज एवर अ ह्यूमन कमेलियन, ये बंदा है। बिकॉज आई एम नॉट ट्राइंग टू ब्लो माई ओन हॉर्न, बट आई फील लाइक कि मैं जिसके साथ भी बैठता हूँ, आई हैव द एबिलिटी टू कम, मतलब टू देयर लेवल, डाउन नहीं बोलूंगा मैं, बट कम टू देयर लेवल, बिकॉज मैंने हर स्पेक्ट्रम पे हर किस्म के बंदे के साथ अपने पूरी जिंदगी में डील किया, उनके साथ टाइम गुजारा है। तो बैकग्राउंड ये था भाई स्टडीज का। उसके बाद जब हम जाहिर है फिर जैसे जैसे पढ़ते गए वैसे वैसे अब्बा के माशाल्लाह, ही वाज अ हसलर एज वेल, और वहीं से मेरा डिसिप्लिन आया। मेरा अब्बा ने कभी ऑफिस की छुट्टी नहीं की। मुझे अच्छी तरह याद है कि अम्मी लड़ जाती थी कभी कभी कि भाई ऑफिस की छुट्टी कर लें, कभी कभी तो अब्बा वाज लाइक भाई काम की छुट्टी, क्रेजी वर्क एथिक, दैट्स वेयर आई गॉट माय वर्क एथिक फ्रॉम। और फिर उनकी जाहिर है जब इतना मेहनत करता है बंदा तो काम वो बेहतर होता गया, काम हालात बेहतर होते गए। फिर अच्छा, इसका मतलब ये फादर डिड 9 to 5, राइट? He was a 9 to 5. I'm the first entrepreneur in my family, and then my dad became an entrepreneur. ओके, ठीक है, इंस्पायर तुमसे हो। यस। तो क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब आप पेरेंटल इन्फ्लुएंस में 9 to 5 देख रहे होते हो ना, फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, माई कोलीग्स, सबका यही है, क्योंकि हमें पढ़ाया ही इसलिए जाता है अच्छे यूनिवर्सिटी स्कूल से गया तुम अच्छी नौकरी करोगे, लेकिन जहाँ तक तुम्हारे पेरेंटल इन्फ्लुएंस मैंने देखा वो काफ़ी यूनिक है। एक तो ये कि शुरू से उस एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के पीछे जो इन्फ्लुएंसेस थे सारे फादर से आ रहे थे। दूसरा, उन्होंने तुम्हें, मेरा नहीं ख्याल कभी फोर्स किया हो कि यार 9 to 5 में जाओ, या तुम पढ़ लो तो सिर्फ इसलिए कि 9 to 5 करो। ये बहुत बड़ा गैप है वैसे। तो तुमने एक चीज जो बड़ी, मैं अपने अब्बा को क्रेडिट दूंगा, ऑब्वियसली आई हैव नेवर सेड दिस टू हिम, बिकॉज़ वो एक मिडिल क्लास में पता है ना, अब्बू साहब ऐसे बात नहीं कर सकते। ऐसे ही है। बट आई थिंक द काइंड ऑफ बैकग्राउंड आई केम फ्रॉम, उस बैकग्राउंड के अंदर रहते हुए, फॉर माई डैड टू हैव इनफ परसेप्शन कि उन्होंने बोला यार बच्चों को फोर्स नहीं करना है, वाज एब्सोल्युटली टाइम में वी आर टॉकिंग अबाउट 90s। मतलब मैं अपने अब्बा को बहुत क्रेडिट देता हूँ। आई डोंट नो कि किस तरीके से उन्होंने उस अर्ज को रोका कि नहीं बेटा तुम्हें इंजीनियर ही बनना है। भाई आज तक नहीं रोक पाए लोग, आज तक नहीं। फॉर एग्जांपल द फादर्स लाइक मी, मैं कभी उन लोगों को देखता हूँ तो वो जिस तरह डिक्टेट कर रहे हैं चीज़ों को, उनको समझ में नहीं आ रहा वो क्या कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ। काम के अंदर मुझे अब्बा ने कभी नहीं बोला कि यार, ऑब्वियसली रिजर्वेशंस थी जब पहली बार मैंने स्विच मारा, पहली बार मैंने बोला मुझे MBA, मैंने से बैचलर्स किया, आई हैवंट डन माय मास्टर्स CBM से। अच्छा, अब वो भी बताऊंगा, लोग बोलेंगे अरे इतनी महंगी यूनिवर्सिटी है तो जाता होगा करोला में। तो एक्चुअली लेट मी एक्सप्लेन दिस फर्स्ट। आहिस्ता आहिस्ता अब्बा के काम बेहतर हुआ, हमारे फाइनेंशियल हालात बेहतर हुए, फिर मैंने कमाना शुरू किया, और CBM वाज ऑब्वियसली अ वेरी वेरी बिग इन्वेस्टमेंट फॉर माय डैड। तो मुझे ये पता था कि भाई CBM में आने के बाद ना ये मैंने तय कर लिया था कि मुझे जॉब तो नहीं करनी। उसकी वजह ये है कि बिकॉज आई न्यू कि आई हैव टू पे दिस बैक टू माई फैमिली। ठीक है, अब वो पैसे ऐसे नहीं दूं तो उनका स्टेटस बढ़ा दूं, आई इन्वेस्ट बैक इन माई हाउस, और वो चीज़
9 to 5 से तो नहीं होगी। अगर एक्सपोनेंशियल वेल्थ बनानी है, जैसे एंड्रयू टेट कहता है, मैट्रिक्स से बाहर आना है आपको, तो आप जो है ना एक्सपोनेंशियल वेल्थ 12 साल मैट्रिक्स में रह के तो बस वो आई थिंक माय डैड आई हैव ऑलवेज टेकन दैट एज अ फेवर कि मेरे अब्बा ने मुझे एक ऐसी यूनिवर्सिटी में डाला जो कि बहुत अमीरों की यूनिवर्सिटी थी, उसमें बहुत अमीर लोग थे, वहाँ पे मुझे जो पर्सपेक्टिव्स मिले दे वर अमेजिंग। एंड देन उसके बाद से आई मेड इट द पॉइंट कि भाई मुझे आई हैव टू पे दिस बैक। सीबीएम से पहले तुमने कमाना शुरू कर दिया था? सीबीएम से पहले मैंने कमाना शुरू कर दिया था। तो मतलब खुद भी इन्वेस्ट किया तुमने अपनी स्टडीज में? ऐसा नहीं? नहीं, मैंने इन्वेस्ट नहीं, ये स्ट्रेट अप बात है। मैंने कभी अपने सेमेस्टर की फी नहीं दी, मैं बोलूँ मैंने बड़ा स्ट्रगल किया। दैट वाज ऑल माय डैड। But after CBM, I don't think You did not work at all with any company? No, अच्छा CBM के बाद मैंने 2 नौकरियां की हैं। अच्छा। एक 2 महीने के लिए की थी और एक 6 महीने के लिए की थी। नोटिस पीरियड भी पूरा नहीं किया? ना 2 महीने बाद वाली चीज में भी मैं समझ गया था कि नहीं यार ये बस। तो वो किस तरह की जॉब थी? क्रिएटिव जॉब्स थी? हाँ, वो पहली जो नौकरी थी मेरी, और वो भी नौकरी इसीलिए थी ऑल्दो मेरा काम चल रहा था, मैं पैसे कमा रहा था। मैं पाकिस्तानी रुपयों के अंदर तो ऑलरेडी बाय द टाइम आई ग्रेजुएटेड मिलियनर बन चुका था। एक्चुअली मल्टी मिलियनर बन चुके थे हम, मैं और मेरे दोस्त हम साथ काम कर रहे थे। बट फिर भी घर से एक वो था कि भाई पढ़ाई की है तो नौकरी का क्या सीन है। तो बस ये सीन पे डिस्कशन शुरू ही हुआ था कि आई गॉट एन ऑफर फ्रॉम कंपनी जहाँ पे मेरे एक दो जाने वाले काम करते थे। उन्होंने बोला यार यू डूइंग अ ग्रेट जॉब व्हाटएवर क्रिएटिव स्टफ यू डूइंग, तो हमारे पास जो है वो ये पोजीशन खाली है, तुम आ जाओ। मेरा ऑब्वियसली उस वक्त क्योंकि दिमाग इतना नहीं बना था, डेवलप नहीं हुआ था, तो आई वाज लाइक यार हो सकता है जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ ये शायद कल बंद हो जाए, तो चलो जॉब करके देख लेते हैं। वही जॉब सिक्योरिटी वाली चीज आ जाती है। वो नया बच्चा था ना मैं, तो फिर सोसाइटल प्रोग्रामिंग भी होती है ना कि यार अब सीबीएम से पढ़ा है तो डेफिनेटली नौकरी तो होनी चाहिए। मगर बस 2 महीने के अंदर मुझे रियलाइज हो गया कि यार ये नहीं करना। उसके बाद आई केम बैक टू अ जॉब आफ्टर अ फ्यू इयर्स। वो भी ऐसी थी, वाज एन इनक्रेडिबल ऑफर। वही द मनी ऑन द टेबल वाज ग्रेट, व्हिच इज व्हाई आई टुक दैट जॉब। वो यही था कि उस टाइम के लिहाज से वाज ग्रेट, और साइड पे पैसे बन रहे थे। आई वाज लाइक चलो एडिशनल पैसे ट्राई कर लेते हैं। और वो जो फील्ड थी वो दे हैड गिवन मी फुल कंट्रोल ओवर। बेसिकली एक मीडिया कंपनी थी, और उसके अंदर मीडिया कंपनी वो उस वक्त आर्टिकल्स लिखे जाते थे, ब्लॉग वाली कंपनीज होती है ना सर, मैंगो बास पढ़ लो टाइप, ठीक है। तो वीडियो वाज कमिंग अप, तो दे वर लाइक कि पूरा वीडियो का डिपार्टमेंट ना आपको हम दे देते हैं, सही है, आप इसको बिल्ड करें, आप इसको बनाएं, रन करें। तो फॉर मी दैट वाज काइंड ऑफ लाइक अ बिजनेस थिंग, अथॉरिटी थी। बट 6 months into that I realized they were absolute idiots. क्योंकि फिर वो बस वही था। हाँ, वो उनको मुझसे इनसिक्योरिटीज होना शुरू हो गई थी कि ये तो स्टार बनना शुरू हो जाएगा। वेलकम टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। मैंने बोला अच्छा ठीक है, बन जाता हूँ स्टार में। फिर मैं बन गया स्टार। मैंने ब्रोज मीट द वर्ल्ड स्टार्ट किया। टोटली रिलेट। या एंड द फनी थिंग इज, so my first introduction into the content thing was Bros Meet the World, the video content, right? I had pitched Bros Meet the World to them. Okay, and they turned it down. They turned it down. I was like ठीक है, फिर मैं खुद बना लेता हूँ। There was no turning back उसके बाद। जबरदस्त। अच्छा, एक चीज मुझे ये बताओ कि one thing I've noticed, तुम्हारी मनी वैल्यू और तुम्हारा जो मनी माइंडसेट है, that is crazy माशाल्लाह, जो कि होना चाहिए लेकिन है नहीं, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा जरूरत इस माशरे में पैसों की है, और पैसा हमारे लिए ईविल है, जरूरत भी उस चीज की है। अभी रिसेंटली तुम्हारा यार में शो, इट्स बिन अ ग्रेट शो माशाल्लाह। मैंने पहले एपिसोड देखी इरफान जुनेजो के साथ। एक चीज जहाँ मैं भी हिल गया, मैं गाड़ी में सुनता हुआ जा रहा था, जुनेजो ने तुमसे सवाल किया कि यार 1 घंटे में सबसे ज्यादा पैसे जिंदगी में तुमने कितने कमाए? तो यू सेड $80,000 USD की बात हो रही है माशाल्लाह। तो एक मिडिल क्लास फैमिली से, एक जॉब से, फिर मतलब फॉर एग्जांपल तुमने कहा मल्टी मिलियनर बन गया था मैं, लेकिन $80,000 ये समझ लो कि एक जो अच्छा बैंकर होता है ना, CEO भी हो गया, उसकी साल की तनख्वाह भी नहीं होती इतनी, एंड यू मेड इट माशाल्लाह 24 hours। ये क्या स्टोरी है? मैं हिल गया था, मैं चाहता हूँ कि भाई लोग भी हिले कि यार इससे स्टोरी क्या है यार। देखो, मेरा थोड़ा सा एक मानना ये है कि अच्छा, बिफोर आई से दैट, आई थिंक जो लोग मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं उन्होंने देखा होगा कि मैंने 10-12 चीज़ों में टांग अड़ाई हुई है। मैं ये भी करता हूँ, मैं वो भी करता हूँ, एंड आई पिवट अ लॉट, राइट। अच्छा, फॉर मी, फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इट्स केओटिक कि यार ये किस चीज़ में है। मेरे लिए इट्स ऑल वेरी ऑर्गेनाइज्ड, इट्स वेरी ऑर्गेनाइज्ड केओस। और मेरा मानना ये है कि आजकल के ज़माने में आप एक चीज़ क्यों कर रहे हैं,
if you have the ability to do multiple things, you do multiple things, right? This is. And I think यही वजह है कि वो पैसे मैंने इतने सारे बनाए. क्रिप्टो बहुत अरसे से चल रहा था. I had been unfortunate not to get into crypto super early. 2011 में मेरे पास पहली क्रिप्टो की वो आई थी एक अपॉर्चुनिटी, और उस वक्त I consider myself कि मैं बहुत अनएजुकेटेड था, और मेरा भी दिमाग यही था कि यार अरे डिजिटल क्या होता है, क्या उस जो अभी तक लोगों का है. ब्रो अगर मैं उस वक्त पैसे डाल देता, आई एम श्योर ये बहुत सारे लोगों की स्टोरीज हैं, वो लोग ये बोलते हैं अगर उस वक्त मैं डाल देता. बहुत सारे लोगों के पास उस वक्त कोई अपॉर्चुनिटी थी, मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी. एक बंदा खड़ा हुआ था, ऑफिस आया मेरे, बोला उसने बेटा बिटकॉइन एक चीज होती है, तेरे पास पैसे हैं तू ले ले. मैंने बोला नहीं, मैं थाईलैंड ये पैसे थाईलैंड की ट्रिप पे जाके खर्च करूंगा. आई वुड हैव बीन, अभी जितना मैं अभी हूँ, मेरे पास आइलैंड्स होते हैं, बिल्डिंगें होती, बहुत कुछ होता. खैर ठीक है. तो when I saw Bitcoin going up, I knew कि ये मैंने जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की है, और अब मैं जिंदगी में ये गलती कभी नहीं करूंगा. So anything new that comes, I have to be in it. बिल्कुल. It doesn't matter वो कितनी technical है. I've seen that with NFT thing. Yeah. I was like, I have to be in this. I will research. I will put my time. International channel खोला माशाल्लाह. You got international clients and you got into this. काफी लोग एकदम से ऊपर आके नीचे भी गिरे, but you actually maintained. हम भी गिरे ऊपर नीचे मार्केट के साथ, but देखो बॉटम लाइन ये है कि if you've made money, if you've made a fortune, मार्केट भले ऊपर जा रही है नीचे जा रही है वो तो होता रहेगा, बट if you're good तो बस that's all that matters. और मैंने यही किया कि when NFTs came in, a lot of my friends who were very smart, Nafe एक बंदा, Nafe is a brilliant artist from Pakistan. He's the guy who introduced me into NFTs, and बस उसने बस समझो उंगली पकड़ाई थी. मैंने बोला तू हाथ भी दे सर भी दे सब, बस तो आ जा. एंड ही गाइडेड मी इनटू अ लॉट ऑफ थिंग्स. फिर उसके थ्रू बहुत बड़ी एक कम्युनिटी बनी पाकिस्तान के अंदर हमारी. उनकी वजह से बहुत मतलब बड़ा एक अच्छा एक वो माहौल हुआ. बट मेरी प्रायोरिटी ये थी कि यार मुझे सीखना है, लर्न करना है, पीछे नहीं रहूंगा मैं बस किसी भी तरीके से. अब जिस तरह बिटकॉइन वाली उसके ऊपर मैं पीछे रह गया था ना, अब नहीं रहूंगा. तुम्हारी एज क्या है अभी? आई एम 33 पे माशाल्लाह यू हैव दैट वर्क एथिक कि जो बेसिकली 13 साल के 14 साल के बच्चों में होता है कि नहीं ये सीख लेंगे. हमारे 33 तो प्लस हो जाता है, तो फिर उसके बाद तो हम लोग शादी हो गई, बच्चे हो गए, जॉब है. अब that's the most dangerous thing that a person can do to themselves कि यार बस अब बस वो जो सेटलिंग है ना, और बच्चों को भी इस तरह कम्युनिकेट किया जा रहा है चीजें, ये सारे मसले हैं. सेटलिंग का तो सीन ही नहीं है भाई. देयर इज नो सेटलिंग अंटिल वी डेड. तो बस ये इस वजह से बने भाई कि आई वॉज हंग्री फॉर एजुकेशन, आई वॉज हंग्री फॉर इन्फॉर्मेशन. और बचपन से जो मुताल्ले का शौक अम्मा अब्बा ने लगाया हुआ है, तो NFTs को देखा हमने, बोला चलो मुताल्ला करते हैं. नहीं वो डॉट्स तुमने कनेक्ट किए हैं, आई कैन नाउ रिलेट. मतलब मैं भी सोचता था वीडियोस देख के यार ये बॉय करता कैसे है, लेकिन कहीं ना कहीं डॉट्स कनेक्ट होते हैं बैक पे जाके. स्टीव जॉब्स ने कहा था. तो अच्छा मसला सारा ये है कि हमें मुफ्ताखोर कौम. अरे यार ये तो तुमने मेरी दोस्ती रख मैं तुम्हारी अक्सर स्टोरीज देखता हूँ इंस्टा की. एक दफा तुमने कहा था कि बॉयज ने बोला कि यार एक स्नीकर 2-3 करा दो इधर, ठीक है. तो तुमने कहा रोज आते हैं. हाँ सही. तो तुमने कहा कि यार आई विल लेट यू नो हाउ टू अर्न दिस मच कि तुम लोग भी अपना कलेक्शन बना सको. क्योंकि तुमने कहा मैं मछली पकड़ना सिखाता हूँ, मछली पकड़ के नहीं दूंगा. तुमने मछली पकड़ने के लिए सिखाने के लिए उनको बताया कि भाई ये करना है. अगले दिन तुम्हारे पास अगर 1000 मैसेजेस थे तो 3 एंट्री आई, 3 या 4 एंट्री आई थी मेरे ख्याल से. तो इस मुफ्ताखोरी माइंडसेट पे तुम्हारा क्या व्यू है, और तुम क्या मैसेज देना चाहोगे कि अगर इस लेवल पे आना है तो क्या अप्रोच रखनी पड़ेगी? यार आई फील ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि फॉर सम रीज़न पाकिस्तानियों को ये कन्विंस कर दिया गया कि आप भिखारी रहें और भीख मांगते रहें, तो भीख मांग के कुछ ना कुछ मिल जाएगा. Beggars can't be choosers. ठीक है. आई फील लाइक कि भीख मांगते रहें कुछ ना कुछ मिल जाएगा इज अ टेरेबल पोजीशन टू बी इन, बिकॉज कुछ ना कुछ जो मिलेगा वो प्रॉब्ली वो नहीं मिलेगा जो आपको एक्चुअली चाहिए कहीं पहुंचने के लिए. ठीक है. अब इसकी मैं एग्जांपल ऐसे दे देता हूँ कि भाई अब वो एक बंदा आ रहा है अगर मेरे पास कि यार वो मुझे ये कोर्स जो है ये भाई फ्री में दे दें, जो फ्री में नहीं है. अब वो अपने एंड पे हल्की बुल्की मेहनत करेगा, 2 दिन करेगा, 3 दिन करेगा, उसके बाद बोल हो जाएगा. उस 2-3 दिन के अंदर छोटी छोटी चीज़ आ जाएंगी. जिस लेवल पर रहेगा ना वो, उसके ऊपर जो लेवल्स हैं वो वहां तक नहीं पहुंच सकता जब तक कि वो पैसे नहीं लगा. जब तक वो पैसे नहीं लगाता वो उस लेवल तक नहीं. बस फ्री के अंदर देखो फ्री माइंडसेट जो होता है ना, इट कीप्स यू आई फील लाइक इन अ सर्कल. एक सर्टेन सीलिंग के नीचे रखता है. अगर आप फोकट के चक्कर में पड़े रहेंगे ना तो एक सर्टेन सीलिंग के नीचे रहेंगे, उसके थ्रू आप ब्रेक नहीं कर सकते. मैंने अपनी ज़िंदगी में CBM में मैंने बेसिकली बिजनेस के अंदर डिग्री की है. उसके बाद मैंने आर्ट्स पढ़ी है, वो अपने पैसे से पढ़ी है.
एक स्टीवन सिल्वर के नाम से एक एनिमेटर है, इलस्ट्रेटर है, किम पॉसिबल एक बहुत मशहूर कार्टून है, वो उसका क्रिएटर, इज अ ब्रिलियंट कार्टूनिस्ट। तो मैंने उसके कोर्सेज लिए, लाखों रुपए के कोर्सेज थे वो, और ये ज़माने की बात है। मैं ग्रेजुएट होने के फौरन बाद मैंने बोला मैंने आर्ट मुझे सीखनी है, ठीक है, तो मैंने आर्ट के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू किया, स्टार्ट बाइंग कोर्सेज। मैं यकीन से तुम्हें बता रहा हूँ, अगर मैंने वो कोर्सेज आज नहीं किए होते ना, आई प्रोबेबली वुड नॉट हैव बीन here right now sitting next to you, because उन कोर्सेज की वजह से ना सिर्फ मैंने वो इलस्ट्रेशन बेहतर की, NFTs में बहुत बड़ा आता है, NFTs में बहुत बड़ा आता है, बट उसकी वजह से जो उस गोरे का माइंडसेट मुझे समझ आया ना कि ये लोग काम कैसे करते हैं, फिर वहां से निकलते आई हैव स्पेंट thousands of dollars on a private education on courses जिनका मुझसे कुछ शायद कभी ताल्लुक भी नहीं थी, ठीक है, just to enhance my knowledge, just to figure out कि और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, फ्री में वो मुझे कभी भी नहीं मिल सकता था। हमारे बेचारे पाकिस्तानियों को बस ये कन्विंस कर दिया कि आप भीख मांगते रहें, शायद कभी ना कभी IMF जिस तरह हमें दे देती है मुल्क को, शायद आपका भी वर्जन ऑफ IMF इन योर लाइफ कभी आपको रोटी फेंक के दे देगा, कभी फेंक देगा तो शायद कुछ हो जाए, वरना मांगते रहना भी जिंदगी भर। ये दिस इज टेरेबल फॉर द यंग पीपल मैन। खत्म हो रही है कौम। मैं आई डील विद hundreds of kids every day DMs के अंदर, सब भिखारी बने हैं, and it's very unfortunate। और जब आप भिखारी बने हुए तो फिर आप कभी मेहनत नहीं करेंगे। सही कह रहे हो। आप हमेशा फ्रीबीज के चक्कर में रहेंगे, कोई ना कोई तरस खा के दे देगा। और मैं कन्विंस करता रहता हूँ, कभी कभी गैरत दिलाने के लिए थोड़ा रूड भी हो जाता हूँ स्टोरीज पे। और कुछ बॉयज हैं जो मेहनत कर रहे हैं ब्रो, वो कमा रहे हैं, वो डॉलर्स में उनको समझ आ गई कि रामेश भाई ने बोला था डॉलर्स में कमाना शुरू कर दिया। अब आहिस्ता आहिस्ता एलिवेट कर रहे हैं अपने लेवल्स को। देखो यही होता है, तुम्हारा मैसेजिंग जो है ना वो कहीं ना कहीं जाके हिट करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि तुमने एक दो जगह कहा है कि भाई मैं रिलीजियस आदमी नहीं हूँ। अगर मैं नमाज की बात कर रहा हूँ तो ये मत शुरू हो जाना कि यार तुम तो इतने नमाजी परहेज़गार बनते हो, मौलाना बनते हो, ये सब कुछ है। तो तुमने कहा कि हाँ स्पिरिचुअलिटी इज़ अ पार्ट ऑफ इट। मैं अगर अपनी एक स्टोरी बताऊँ छोटी सी, कि नमाज में बीच में डंडी मारने लगा था मैं काफ़ी ज़्यादा ना। अच्छा। तो कभी बेगम पुश कर रही है, कभी अब्बा को बता रही है, अब्बा बोले यार नमाज़ पढ़ना क्यों छोड़ दिया है। मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया, मैंने कहा नहीं यार खैर है, दुनिया इसी तरह चलती है, कभी पढ़ ली कभी नहीं पढ़ ली, फजर तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। बीच में कहीं एक दफ़ा मेरी बेगम देख रही थी इंस्टा पे, तुम्हारी इंस्टाग्राम की एक रील आई, उसके बाद कहा देखो तुम इसको फॉलो करते हो, ये तुमने रील देखी है? मैंने कहा नहीं मैंने नहीं देखी। उस रील में रामेश भाई ये फरमा रहे थे कि यार मैं रिलीजियस आदमी नहीं हूँ, लेकिन एक बात बता दूँ कि मैं उसको वो रीफ्रेस कर रहा हूँ कि सबसे अच्छी बच्ची चाहिए दुनिया में, सबसे अच्छी जॉब चाहिए दुनिया में, सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट चाहिए, सबसे बेहतरीन पैसा चाहिए, लेकिन जिससे चाहिए उसके सामने 5 से 10 मिनट 5 दफ़ा माथा टेकने से हमें मौत आती है। Yeah, that hit me below the belt. I'm glad it did. बहुत सारे लोग below the belt. बिल्कुल, मतलब I was not expecting this kind of thing from you. लेकिन अब ये चीज़ कहते हैं ना कि बहुत दफ़ा क्या होता है कि आपका कंटेंट कब किसको हिट कर जाए। I'm 37, मतलब I'm a father. I earn, मतलब मैं कॉर्पोरेट कर चुका हूँ, सब कुछ कर चुका हूँ, मैंने हज़ारों मोटिवेशन चीज़ें देखी हैं, हज़ारों मौलाना को सुना है बोलते हुए कि हमारे लोग डराते ज़्यादा हैं कि देखो नमाज नहीं पढ़ोगे नरक में जाओगे। लेकिन एक आप इस तरह की मैसेजिंग करो, इस तरह मैसेज को कहते हैं ना पैकेज करो, वो पर्सपेक्टिव में रखने वाली चीज़ होती है। क्योंकि यू एक्चुअली मेड मी फॉल इन लव विद द प्रोसेस कि नहीं यार मैं एक करूँगा तो मुझे मिलेगा, क्योंकि मैं भी डिजर्व करता हूँ, मैं भी मांगता हूँ। लेकिन जिससे मांगता हूँ, स्टीव जॉब्स ने भी कहा था ना, यू हैव टू बिलीव इन समथिंग, कार्मा, गॉड, व्हाटएवर। So that is great. तो ये कंटेंट तो भाई, and I also feel कि it's pretty arrogant अगर आप, वही बात है ना कि if you believe in God, if you believe in God, अगर आप नहीं करते तो फिर तो आपसे क्या बहस की जाए, but if you believe in God, ऐसे ही it's arrogant for you not to bow down to him. अच्छा, एक चीज़ जो मैंने नोट की है हमारी सोसाइटी में और ख़ासतौर पे हमारे बच्चों को और ज़्यादा बर्बाद करी, वो है फोकस मैनेजमेंट। अटेंशन स्पैन ना होने के बराबर है, ठीक है। पहले घंटे की वीडियो कोई नहीं देखता था, अब 30 सेकंड से ऊपर वीडियो चली जाती है तो लोग देखते नहीं है, सही है। तो आप कंटेंट प्रोड्यूसर बोला जाता है 5 सेकंड में अपना मैसेज डिलीवर करो। तो इस दौर में तुमने जिस तरह फोकस स्विच किया है फ्रॉम योर आर्ट टू योर NFTs टू क्रिप्टो टू स्नीकर्स, बहुत सारी चीज़ों में, और तुमने ऐसा नहीं है कि उनको डिसकंटिन्यू कर दिया, अभी भी स्नीकर्स हम देखते हैं तुम्हारे कंटेंट में। तो ये फोकस शार्पन करने का या होन करने का कोई ऐसा तरीका या कोई ऐसी अप्रोच जो तुम चाहोगे कि मेरी उम्र के लोग या फिर जो यंगस्टर्स आने वाले, फोकस मैनेजमेंट पे किस तरह काम किया जाए? यार 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आई फील लाइक व्हेन पीपल सी माई कॉन्टेंट, शायद कुछ लोगों को ये लगता है कि यार मैं, इट्स अ थिंग दैट आई पिक्ड अप, राइट, कि कोई थीम है, चल रहा है, वायरल हो रहा है तो मैंने बनाना शुरू कर दिया। व्हाट पीपल डोंट रियलाइज इज कि
टेस्ट एंड ट्रायल. This is stuff. No, this is stuff that I do in my real life. Okay. मैं सोशल मीडिया पे ना बहुत ऑनेस्ट हूँ. मतलब जितनी चीजें मैंने दिखाई हैं वो मैं जिंदगी में वैसे ही हूँ. वरना तुम कंटिन्यू कर नहीं सकते ना. वरना नहीं कर सकता. आई डोंट लाई अबाउट द फैक्ट कि मैं जूते खरीदता हूँ. तो भाई जूते मैं खरीदता हूँ तो जूते दिख रहे हैं. ठीक है. गाड़ी खरीदी थी तो गाड़ी दिख रही है. अच्छे कपड़े खरीद रहा हूँ तो दिख रहे हैं. NFTs करता हूँ तो NFTs दिख रही है. मतलब none of this is stuff that I put an act for. Which is why मेरे लिए एक तो ये चीज नेचुरल है. मतलब भाई सीधी सीधी बात है. मैंने जब फ्रीलांसिंग जब मैं करता था तो मैंने लोगों को बताया फ्रीलांसिंग के बारे में. जब मैंने स्नीकर्स रीसेल करना शुरू किया मैंने लोगों को बताया स्नीकर्स रीसेल करने के बारे में. बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई तू ये भी करता है वो भी करता है. हाँ करता हूँ. पहली चीज तो ये. तो ये ऐसा नहीं है कि any of that is just me trying to pretend that I'm trying to do this. सब रियल है. पहली चीज. दूसरी चीज ये जहाँ तक कि फोकस की बात है. देखो यार मेरा ना I have a certain financial goal. ठीक है. और जब तक वो गोल हिट नहीं होता मेरे लिए anything that I do is just going towards that. तो मैंने ना एक बहुत ओवर आर्चिंग थीम रखी हुई अपने लाइफ के अंदर. मुझे $100 million बनाने. I'll be upfront. मुझे अगले 10 साल में $100 million बनाने. ठीक है. अब मेरे लिए अगर इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू एक्सप्लेन कि फोकस कैसे आता है कैसे नहीं आता. बिकॉज मैं जब रोज उठता हूँ तो मुझे ख्याल आता है कि मुझे $100 million बनाने. गोल इज क्लियर एक्चुअली. गोल क्लियर है ना. तो $100 million बनाने तो आज वीडियो बनाना जरूरी है. बिगर पिक्चर क्लियर है ना. नाउ यू आर थिंकिंग अबाउट नेक्स्ट 5 or 10 years. या आई एम नॉट थिंकिंग कि आज के दिन में वीडियो व्यूज कितने आने. मुझे और फिर उसके मैंने ब्रेक डाउन किया. मैं भाई अगर मैं इंस्टाग्राम के ऊपर 8 वीडियोस डालूंगा एक महीने के अंदर. 8 वीडियोस से एक्सपेक्टेड इतने लोगों को रीच पहुंचेगी. इतने लोगों को रीच पहुंचेगी तो उससे एक्सपेक्टेड दूसरी जगहों पे इतना कन्वर्जन आएगा. उसकी वजह से मैं यहाँ पे लेवरेज कर सकता हूँ. एक पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है. उसके अंदर ऑब्वियसली देयर आर ओपन पार्ट्स के. अगर कोई नई चीज आई. अब AI आया. मैंने AI के बारे में बात की. ऑब्वियसली रिलीजियसली फॉलो नहीं किया. AI के ऊपर वीडियोस बनाई. लोगों को बता दिया भाई इस चीज पर काम कर लो. ये चीज कर लो. AI से चैनल्स बन सकते हैं. जितना मुझे समझ आया जितना मैंने रिसर्च की मैंने बता दी. अब हमने खुद भी उस पर काम कर लिया. आई डोंट हैव टू शो इट टू पीपल. पीछे चल रहा है उससे पैसे कमा रहे हैं हम. तो दिस इज ऑल जस्ट फॉर मी. इट्स लाइक कि भाई मुझे $100 million बनाना है. इट्स वेरी क्लियर. मैं सुबह उठता हूँ मुझे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जोन में आने की जरूरत होती है. डूड फॉर मी इफ आई वोक अप मोटिवेशन की जरूरत होती है भाई. क्यों भाई अभी मैं गाली बकने वाला था. बहुत इंटेंस हो रहा है भाई. अल्लाह ताला ने आपको सुबह उठा दिया ना. सुबह जागे हो. यू गॉट अनदर चांस. भागो अपने गोल की तरफ. मतलब ये क्या जोन में आऊंगा नाश्ता करूंगा दर्द और अबे भाई उठ गया तू. सही बात. हो सकता है तू नहीं उठता. सही बात. कितने लोग हैं जो आज सुबह नहीं उठे. बिल्कुल ठीक है. जो इस तरह उन्होंने सोचा होगा हम कुछ करेंगे. दे नेवर वोक अप. सही बात. हम उठ गए. इससे बड़ी मोटिवेशन क्या है यार. तो बस उठ गए तो बस $100 million की तरफ भागना. जिस दिन नहीं उठेंगे उस दिन फिर उस दिन खत्म होगी मोटिवेशन. बेहतरीन. अच्छा मुझे बताओ एक चीज दैट इज कमिंग फ्रॉम इनसाइड मी. क्योंकि मैं भी काफी ये चीजें सुनता हूँ. छोटा मोटा कंटेंट जितना मैं थोड़ा क्रिएट करता हूँ फिटनेस के हवाले से. मैं अपनी अम्मा से आज तक सुनता हूँ. मेरी बहनें मना करती हैं. ससुराल वाले पीछे पड़ जाते हैं कि भाई नजर लगती है. सही है. अब सिंपल सी बात है कि मैं डिनाई नहीं करता ना तुम डिनाई करते हो. डेफिनेटली ये चीज़ एक कुरान में मौजूद है तो हम उसको डिनाई नहीं कर सकते. मेरा पर्सपेक्टिव हमेशा से ये है कि देखो एक कमर्शियल एंगल होता है चीज़ का. जब दिखेगा तो बिकेगा. ब्रांड जिस पे काम कर रहे हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक सर्टेन इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और अपने आपको शो ऑफ और शो केस नहीं कर रहा तो हाउ विल आई बी एबल टू सेल माई स्टफ. और सेल इज नॉट अबाउट ओनली द ट्रांजैक्शन. यू हैव टू वो क्या कहते हैं नाम बोल रहा हूँ मैं. आपको लोगों के दिमाग में भी तो रहना है ना. ऐसे ही है. रिकॉल भी तो रहनी है. अच्छा दूसरी चीज एक वो कहते हैं ना कि हमारा एक मीम आया था कि हम लोग क्या करते हैं चलती हुई साइकिल में उसके अंदर उंगली करते हैं और उसके बाद बोलते हैं नजर लग गई. तो बहुत दफा क्या होता है कि मेरा ये ख्याल है कि बहुत जबरदस्त पोटेंशियल वाले लोग सिर्फ इस वजह से आगे नहीं बढ़ते कि वो एक तो अपनी बातों बहुत माशाल्लाह लगाते हैं. वो इतना डरते हैं इन चीज़ों से कि अगर एक चीज़ आपने पुट आउट कर दी सामने टेबल पे तो बड़ा मसला हो जाएगा. तुम्हें मैंने देखा फ्लेक्स करते हुए. तुम जूते फ्लेक्स करते हो. तुम लाइफस्टाइल फ्लेक्स करते हो. सब कुछ करते हो. बहुत कंफर्टेबली करते हो. तो व्हाट्स दैट थॉट प्रोसेस. आई वांट यू टू पुट दैट ऑन द टेबल ताकि लोगों की हेल्प हो कि यार इसके पीछे जरूरी क्यों है ये. और ये इसका कमर्शियल सेंस पूरी दुनिया को पता है. ये एक्चुअली कमर्शियल सेंस हमारे यहाँ नहीं पता. वो भी इट्स अ वेरी ग्रेट पॉइंट. मैं उसके ऊपर अभी रोशनी डालता हूँ. भाई नजर वाली चीज तो सीधी सीधी है. नजर वाला तो लगा हुआ है बट अल्लाह ताला भी तो आपके साथ है. पहली बात तो ये. और अल्लाह ताला का आप नाम ले लें तो प्रोटेक्ट हो जाएंगे. ऑब्वियसली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नजरें लगी हैं. ठीक है. तो ये हमारे रिलीजन के उसके अंदर आता है कि नजर है. इट्स गोइंग टू हैपन. लगेगी. बट जब लगेगी तो भाई जिस तरह बीमारी होती है तो दूसरे एंड पे शिफा भी है. तो जब नजर लगेगी तो नजर टूट भी जाएगी. लेकिन उस 1% को 101% बना के
अपने आप को जस्टिफाई करना कि हम इस वजह से नहीं कर रहे, कोई ऐसा प्रोग्रेसिव काम जिसमें हमें हेल्प हो सकती है, हम ग्रो कर सकते हैं। अब यार अगर ऐसे नजर लगे तो सबसे पहले तो इलॉन मस्क को मरना चाहिए नजर से। नहीं मरा ना। शाहरुख खान मर जाता पहली फिल्म के बाद। कहते हैं ना रक्षे के पीछे जूता लटका हुआ होता है, लेकिन अंबानी की कार के पीछे कोई ऐसी चीज नहीं लिखी हुई। यार अल्लाह का नाम ले, हम बस अब ऑब्वियसली इलॉन मस्क तो शायद अल्लाह का नाम नहीं लेता, और शायद लेता भी हो, खैर मुझे नहीं पता, मगर ये कि बस आप अल्लाह का नाम लें और करते रहें। नजर जहाँ लग रही है तो नजर टूटने वाला भी सेटअप बना है, पहली चीज ये। दूसरी चीज है, तुमने बात बोली कि क्या पॉइंट तुमने बोला था, हमारा कमर्शियल सेंस क्यों नहीं है। यस, अब मैं तुम्हें बताता हूँ बड़ी अच्छी चीज। एक पॉडकास्टर है नईम सिकंदर, ठीक है, आई डोंट नो कि उसकी स्टोरी क्या है, बट एक पॉडकास्ट के मैंने उसका क्लिप देखा था जिसमें उसने बताया कि मैंने $4 मिलियन का एग्जिट लिया, फ्लिप किए चीजें, एब्सोल्युटली अमेजिंग। अब नाउ इज डूइंग अ पॉडकास्ट, उसके कमेंट में बंदे आके लिख रहे हैं, अबे तूने अगर इतने पैसे कमाए तो पॉडकास्ट क्यों कर रहा है? मीम्स बने थे बहुत। Dude, what people don't realize, भाई गैरी वी क्यों कंटेंट बनाता है? बिल्कुल, गैरी को कमी है पैसे, गैरी वी को कमी है पैसे की। Dude, it's about social currency, वो करेंसी अलग है, सोशल करेंसी अलग है, और उसको आप 10 और जगहों पे कैपिटलाइज कर सकते हैं। एंड ऑल्सो ये एसेट है जो डेवलप करते हैं भाई, गिव बैक भी तो कर सकते हैं ना, मतलब बहुत सारे एंगल हो सकते हैं, बहुत सारे एंगल हो सकते हैं। I honestly feel it's absolutely selfish for you to make money and not give it back in terms of knowledge, in terms of vision, in terms of money to the community that made you. तो भाई ये लोग जो हैं वो व्यूज से पैसे कमाने के लिए नहीं बैठे हुए। मेरी तो 100% ये राय है। जो छोटी सोच वाले कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है कि यूट्यूब पर हम जैसे लोग सिर्फ इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि हम उनके व्यूज से जो है वो चिल्लड़ कमा के बहुत बड़ी मीम नहीं आई थी, एक वो बना था, किसी पब्लिशर ने लिख दिया था कि भाई यूट्यूबर्स कितने लाखों पैसे कमाते हैं और एक ग्रेजुएट 30,000 रुपए की सैलरी कमाता है। यानी दिस शोज द लेवल ऑफ मेंटालिटी वी हैव। आई फील लाइक इट्स खैर टाइम लगेगा, हम कोशिश कर रहे हैं भाई। अपनी ऑडियंस, हमारी ऑडियंस तो पढ़ी लिखी माशाल्लाह हो गई है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। मेरी ऑडियंस, दूसरों की तो कुछ नहीं पता। हमारे बॉयज एंड गर्ल्स बहुत पढ़े लिखे हो। और दूसरी चीज, एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट जो मैं देखता हूँ ना अपनी, जैसे मैं बात करूँ अगर 30+ के लोगों में, अगर वो यूट्यूबर्स को देखते हैं तो वो कहते हैं कि यार एक तो ये बच्चे हैं, इनको कुछ नहीं पता, ठीक है, और ये अपनी दुकान खोल के बैठे हैं, उनको ये नहीं पता कि फॉर एग्जांपल गैरी वी का एक मैंने कोलाज देखा था, उसने वीडियो कोलाज बनाया था 2004 से उसने वीडियोस बनानी, यूट्यूब नए आया था जब वो उसकी वाइन्स की वीडियोस बनाता था, और उस वक्त से अब तक हम 20 साल की बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से, 2019-20 साल की बात है, स्टिल मेकिंग वीडियोज। और अब कहीं जाके उसको 2018-19 से उसका एक बूम आया था जब लोगों जानना शुरू किया। मैं भी 18-19 से फॉलो कर रहा हूँ उसको और डाई हार्ड फैन हूँ। इसी तरह ग्रैंड कार्ड और सब हो गया। आपने यहाँ इरफान जुनेजो को देख लो, 2016 से है, तुम तकरीबन मेरे ख्याल से 2016 से तुम्हारा जर्नी कब से स्टार्ट हुआ था? Yeah, a lot of people need to realize that content is not just about making money all the time. बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। और जो content से पैसे, it's about building an asset, it's about engaging with your। अब देखो भाई, मैं अभी कल या शायद परसों मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर ब्रॉडकास्ट चैनल का ऑप्शन मिला। I'm part of it। ठीक है, सब 12,000 लोग आए। मैं सुबह शाम उसमें लोगों से एंगेज कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ी कर रहा है कि उससे कोई पैसे बनेंगे। मेरी कम्युनिटी बन रही है यार, रिलेशनशिप्स बन रहे हैं बहुत भाई उस कम्युनिटी में से बहुत सारे ऐसे लोग भी मिले हैं मुझे जिन्होंने बहुत फायदा मुझे पहुंचाया। बहुत सारे ऐसे लोग मिले हैं जिनकी वजह से बहुत सारी और चीजें मैं बिल्ड कर सका, जो अगर वो कभी मुझे नहीं मिलते तो मैं एक सर्टेन चीज में इन्वेस्ट नहीं कर पाता, सर्टेन आइडिया मुझे कभी नहीं आता। Dude, these are communities now. आपकी नेटवर्क से रिलेट करती है। एंटरटेन ने कहा है ना कि यार अगर मैं स्मार्ट नहीं तो I'll just make sure smarter people are around me. Yes, absolutely. And I feel like there are lots of smart people in my community on my Instagram जिनसे बातें कर करके मेरा भी दिमाग खुलता रहता है। मैं अभी भी ये बोलता हूँ कि भाई regardless of whatever money I've made, I'm like I said, I'm always open to learning new shit। और लोग मुझे आके बताते हैं यार ये रामेश भाई ये देख लें, और यार जबरदस्त, चलो मैं इसमें I'll look into this। ये कम्युनिटी की वजह से मिल रहा है। ऑल्सो एक चीज जो बड़ी जरूरी है ये बताना, मैंने जुनेजो के साथ जो मेरी पॉडकास्ट हुई थी उसमें मैंने बात की थी, लोग व्यूज के ताने देते हैं। पहली बात है वो इंस्टाग्राम से कोई व्यूज से, अगर मैं इंस्टाग्राम से पैसे मिल रहे होते तो खैर मतलब क्या मिलते, कितने पैसे मिलते हैं? इंस्टाग्राम पैसे नहीं देता। लोग मुझे इंस्टाग्राम पे बोलते हो भाई तू ये इतनी बातें बड़ी बड़ी इसलिए करता है क्योंकि व्यूज। अरे भाई पैसे नहीं मिल रहे उस व्यूज के, पहली चीज। दूसरी चीज ये लोग बोलते हैं यार यूट्यूब पे आप इतना ये सब करते हैं, आप सिर्फ जो है ना पैसे के लिए कर रहे हैं। यूट्यूब 1 मिलियन व्यूज के ना मुझे $600 देता है, ठीक है। ये जूता जो है ना ये $850 का होगा या $750 का, जो मैंने लिया था, अब तो शायद सस्ता हो गया। तो ब्रो मतलब $600 बड़ी बात नहीं कर रहा, बट उस इतनी मेहनत के अगेंस्ट जो पैसे आ रहे हैं, we're not doing it for the money। बिगर पिक्चर एक है, there's a bigger thing at play।
तो वो पेशेंस तो है ही नहीं ना, लोगों को समझने चाहिए भाई, थोड़ा सा दिमाग बड़ा कर लें कि व्यूज पैसे सब नहीं होता। खैर अच्छा, तुम्हारी जो ऑडियंस है बेसिकली, आई जस्ट वांट यू टू ब्रिज द गैप बिटवीन योर ऑडियंस एंड माय ऑडियंस। इसकी वजह से हमने पॉडकास्ट भी, मैंने स्पेशली तुम्हें बुलाया टू किक दिस ऑफ, क्योंकि आई फील कि यार पीपल माय एज शुड नो, बिकॉज वी हैव गॉट आवर फ्यूचर जनरेशंस एट स्टेक, जिनको हम वैसे ही उसका मेंटली ना बर्बाद कर रहे हैं। हमारे पास टीन एज के और जो तुम्हारे जो लोग फॉलो करते हैं, तुम्हारा एज ब्रैकेट सबसे ज्यादा फॉलो क्या करते हैं? मेरा है 20 I think 18 to 24 का 18 to 24 ये वो है ये वो एज ब्रैकेट है, निब्बा जो बेचारे बहुत ज्यादा इश्यूज का शिकार है। कोई मेजर और इम्पोर्टेंट 3 सोशल इश्यूज जो तुम्हें लगता है, 3 इश्यूज होंगे तो 30-35 होंगे, लेकिन कोई 3 बड़े इश्यूज जो तुम्हें लगता है कि यार इस जनरेशन को तबाह कर रहे हैं, और अगर ये एड्रेस ना किए गए ग्लोबल लेवल, मतलब हमारे कलेक्टिव लेवल पे, तो ये और मसला करेंगे आगे जाके। यार पहला तो एक बहुत बड़ा इशू है, वो ये है कि आप भी इस जमाने के अंदर भी माँ बाप ने बच्चों को वही 20 साल 25 साल पुराने तरीके से जो है ना पालने का सोचा हुआ है। बिल्कुल, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू देयर अपॉर्चुनिटीज। आई थिंक आजकल के माँ बाप जो है ना, दे आर नॉट लेटिंग देयर किड्स ब्लूम इनटू द वंडरफुल पीपल, वंडरफुली टैलेंटेड पीपल दे कैन बिकम। तो मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो बोलते हैं यार हमने क्रिप्टो सीख ली है, समझ आना शुरू हो गया है, मगर मेरे अब्बा ने जो है ना वो डंडा कर दिया है कि तुम क्रिप्टो में तुम नहीं जा सकते। यार मुझे फोटोग्राफी के अंदर, वीडियोग्राफी के अंदर ये करना, ब्रिलियंट एट दिस, ये देखे मेरा काम देखे, मेरे अब्बा ने बोला है तुम किसी से नहीं जा सकते। People have been making crazy money out of these things. Parents need to realize that alternative careers are a thing now. दुनिया बहुत चेंज हो चुकी है। जो पहले बाइनरीज के अंदर होता था ना कि डॉक्टर इंजीनियर, वो खत्म हो चुका है। There are so many ways to make money. Your kids will end up making money if you let them. Let them. उनके अंदर ट्रस्ट करें, उनको आप उनके अंदर ट्रस्ट करेंगे तो भाई उनमें कॉन्फिडेंस आए। मेरे बाप ने अगर मुझे इतना रूम नहीं दिया होता ना ग्रो करने का, सही बात, तो मैं कभी भी इतना ग्रो नहीं कर पाता। मैं बैठा होता किसी डेस्क के पीछे, जिंदगी से नफरत कर रहा होता। My dad, my middle class family had the insight to trust me कि यार बच्चा स्मार्ट है, इसको ढील देते हैं, सही है, देखो कहाँ तक जाता है। और ढील दी, ऑब्वियसली बच्चों की भी जिम्मेदारी है कि ढील नहीं तो ये नहीं कि आप छलांग मार लें खाई के अंदर। वो कहते हैं ना, मेरे फादर कहते हैं कि खिलाओ सोने का नहीं वाला, देखो औकाब की नजर से। हाँ, वो ऐसी औकाब की नजर थी ब्रो। मैं तो भाई हैंगरों से, चप्पलों से, स्त्रियों से, हर चीज से पिटे भी हैं, ठीक है, सब कुछ हुआ है। तो एक तो प्रॉब्लम ये है कि किड्स आर रेडी, देयर आर लॉट्स ऑफ टैलेंटेड किड्स। पेरेंट्स नीड टू रियलाइज दैट कि यार बच्चों को ढील देनी चाहिए, और 21वीं सदी के हिसाब से अपने थोड़े से पेरेंटल जो कंट्रोल्स है ना वो चेंज करने चाहिए। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज जो है वो ये है कि टीवी ना होना मेरे लिए इसलिए अच्छा था क्योंकि मैंने इंडियन मूवी देखी नहीं थी बचपन में, तो मुझे किसी मोहब्बत ही नहीं हुई। सही है, जब मोहब्बत हुई वो खैर बड़ी आगे हो गई हुई, वो उसके भी मसले थे, बट उस वक्त थोड़ा बहुत सेटल हो गया था दिमाग। इतने छोटी सी एज में जब बच्चों को ये सब होना होता है ना, मोहब्बतें और प्यार मोहब्बत और ये मेरी जान, ये खत्म होना बहुत जरूरी। बिकॉज व्हेन you're like 12-13 and you're trying to get into a relationship, bro, आप बने ही नहीं उस वक्त, आपका दिमाग ही नहीं बना है, ठीक है। उस लेवल पर जो डैमेजेस आपकी पर्सनालिटी में होंगे ना, दे विल कैरी ऑन फॉर सो लॉन्ग, इमोशनल बैगेज आगे तक चलेगा, खत्म कर देगा आपको, ठीक है। किसी भी तरीके से ना बच्चों को ये समझ लेना चाहिए कि भाई अगर आंख मटक के करने, इश्क आशिकियां करनी है, पहले थोड़ा सा दुनिया को समझ जाओ, देख लो दुनिया, थोड़े से पैसे कमा लो, अपने आप पर काम कर लो, उसके बाद करो। बिकॉज इफ यू आर समबडी हु डजंट रियली नो हु ही इज और शी इज, आप गलतियां ही करेंगे जब आप इस तरीके के एक्सपीरियंसेस के अंदर जाएंगे। दूसरी चीज ये, और तीसरी चीज भाई कंफर्ट जोन्स। कंफर्ट जोन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बैठे बैठे मिल जाए, बस बैठे बैठे मिल जाए। बैठे बैठे मिलने वाली ये दौर है, लेकिन उसके लिए भी जो हासिल करनी है थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा ना यार, थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। आई फील लाइक माँ बाप जो हैं वो, और आई थिंक शायद ये मेरे पहले वाले पॉइंट से कुछ जगहों पे कॉन्ट्राडिक्ट करेगा कि मैं ये भी बोल रहा हूँ माँ बाप को भाई ढील दें और उसको जाने दें, बट कंफर्ट जोन भी तोड़ें। बट इट ऑल्सो काइंड ऑफ मेक सेंस के ज़ाहिर हजारों किस्म के लोग हैं ना, हजारों तरीके के पर्सपेक्टिव्स हैं। कुछ बच्चे उन कंफर्ट जोन्स के अंदर बहुत सेटल हो गए, यार बाप कमाता है ना पैसे, कमाता रहेगा, ठीक है यार, देख लेंगे, कर लेंगे, चल हो जाएगा। ब्रो ये तोड़ना पड़ेगा। just even if you're not making like millions of dollars at the age of 17, you should be studying, you're researching, you should be putting
time into yourself that will set you up to make millions of dollars when you're like in your 20s and your 30s. वो अपने ऊपर काम करना बहुत जरूरी है. ये 3 चीजें, और मैं इन्हीं 3 चीजों के ऊपर आई थिंक. यहाँ तो लोग 30-35 साल तक बड़े नहीं होते भाई. नहीं होते यार, नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते, ऐसी बात है. अभी रिसेंटली मुझे अच्छी तरह याद है, अगर मैं फॉर एग्जांपल एक छोटी सी मिसाल दूं कि फिटनेस कोचिंग अगर करता हूँ पैन पाकिस्तान अगर होती है, तो एक मेरा क्लाइंट लाहौर में, ही इज 44 years of age, सही है, HR मैनेजर फॉर मल्टीनेशनल कंपनी. तो उनसे मैंने बात की कि यार आपकी स्ट्रेंथ अच्छी हो गई है तो एक पुल अप बार खरीद के लगा लो अपने घर पे. तो यू नो व्हाट ही रिप्लाइड, उसने कहा नहीं यार आई कांट डू दैट क्योंकि मेरे फादर नहीं मानेंगे. अरे यार, he had 3 kids, 44-year-old और एम्प्लॉयड. तो ये सीन है हमारा कि हमारे तो 44 बच्चे को बड़ा नहीं होने दिया यार. वो फिर जो लड़कियां ट्विटर के ऊपर शोर मचा रही होती हैं कि पाकिस्तानी मर्द जो हैं वो कभी भी गुगू गागा से आगे नहीं निकलते हैं. It's true. सही है फिर. हाँ सही तो है फिर. आई डू एग्री. मेजॉरिटी है, क्योंकि मैं जब ये चीजें देखता हूँ अपने इर्द गिर्द, डेफिनेटली आई हैव इवॉल्वड आउट ऑफ दैट थिंग. और मैं अपने बच्चों को इस तरह वो कर रहा हूँ कि भाई ये लोग हमेशा बच्चे ना रहे. मैंने तो अपने बेटे को बोल दिया कि बेटा 15 साल की उम्र में ना मैं तुझसे पैसे मांगना शुरू कर दूंगा, मेंटली रेडी रह. सही है, ये नहीं कि मैं तुझे बैठा के खिला रहा हूँ. नहीं तो ये 3 प्रॉब्लम्स ही यार, इनके ऊपर आई थिंक मेरा जो कंटेंट जनरली वो इसी के अराउंड घूमता भी है. बिल्कुल ऐसे किसी ना किसी फॉर्म में ये 3 प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाते हैं तो आई थिंक यू आर गुड. अच्छा एक चीज़ मुझे बताओ कि क्रिएटिव बंदा जो होता है, क्रिएटिव बंदा इनबॉर्न होता है या ये क्रिएटिविटी एक लर्न स्किल है जो कि लोग समझते हैं कि नहीं यार ये बंदा नेचुरली ऐसा है, जैसे सेल्स वाले को बोला जाता है नेचुरली सेल्स वाला है यार. आई फील लाइक ये ऐसी चीज़ें हैं, जैसे तुमने फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी बात कट कर रहा हूँ कि तुमने पेरेंटल इन्फ्लुएंस का मुझे बताया, इससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि अगर वो स्ट्रीक तुम्हारे अंदर होती भी तो अगर गाइड ना किया जाता या वो स्किल डेवलप ना की जाती तो वो नहीं हो सकता था, वो ग्रूम नहीं कर सकते तुम उस तरीके से. तो इसका मतलब इट्स अ लर्न स्किल. यार मुझे लगता है ये कि ऑब्वियसली अब पॉडकास्ट पे लोग बैठ के ना इस तरीके बहुत बड़े बड़े ओपिनियंस दे देते हैं. आई थिंक एज एन इंडिविजुअल आई डोंट हैव द डेटा टू ऑब्वियसली गिव अ वेरी वेरी एजुकेटेड ओपिनियन ऑन दैट. बट अगर मैं सिर्फ अपने पर्सनल उसकी बात करूँ तो मैंने अपने आप को, अपने भाई को, और चलो मैं अपनी और अपने भाई की बात कर लेते हैं. हम दोनों की अपब्रिंगिंग सेम थी, ठीक है. हमारे अब्बा क्रिएटिव, हम दोनों के एक्सपोजर सेम थे, सेम कॉमिक बुक्स हम दोनों ने पढ़ी, सेम वीडियो गेम्स हम दोनों ने खेले, एग्जैक्ट सेम एक्सपोजर है हम दोनों का. बट वो आर्ट में नहीं गया, मैं आर्ट में आ गया. इफ यू आस्क हिम टू ड्रॉ समथिंग ही इज गोइंग टू बी शिट एट इट. अच्छा, ठीक है, वो नहीं आर्टिस्ट. तो ही 9 to 5 or what? नहीं हम लोग का जो अब जो अपना काम है, सो माय ब्रदर टेक्स केयर ऑफ दैट. ओके. बट वो नहीं है इसमें ना कंटेंट क्रिएशन. So it's not like he doesn't understand aesthetic, he doesn't understand creativity, but I think ये preferences की भी बात होती है. You can give the same kind of exposure to 2 different kids, but उनका अपना जिस तरीके से दिमाग चलता है. Some kids are just inclined towards being creative and some kids are just not. उनको किसी और चीज के अंदर वो होता है. I don't think I think everyone is born with it, but you choose if you wanna go forward with it. बस मुझे लगता है, again ये this is not a scientific opinion. ये मैं सिर्फ अपने भाई और अपने आप को देख के कह सकता हूँ क्योंकि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है. वो he can't draw for shit. अच्छा, कौन से ऐसे 3 लोग हैं ग्लोबली जो अभी तुम्हें इंस्पायर करते हैं और तुम चाहते हो यार कम से कम एक डिनर तो मुझे इनके साथ करना है, इनके सीक्रेट जानना? यार ये बड़ा अच्छा सवाल है क्योंकि इस मामले में ना मैं बहुत जाहिल आदमी हूँ. मुझे किसी से मिलने का शौक नहीं. सही है. वो यार आइडियलाइजेशन वाली जो चीज है ना, फॉर सम आई डोंट नो क्यों, बट लाइक कभी भी आई थिंक खैर ये भी मेरे अब्बा से ही आई है. मेरा अब्बा ने हमेशा से बोल दिया था कि बस जो है वो है, होते हैं लोग उनसे सीखो, बट किसी को सर पे इतना चढ़ाने की जरूरत नहीं है. तो कोई भी ऐसा नहीं है अब जिसको मैं बोलूं कि यार वो मतलब. हाँ, बड़े होते हुए कोई ऐसा था कि जब तुम इवॉल्व हो रहे थे? बड़े होते हुए तो था, जैसे माइकल जॉर्डन, आई एम अ ह्यूज जॉर्डन फैन, तो अच्छा माइकल जॉर्डन के साथ बैठ. बट देन यू आल्सो रियलाइज कि अच्छा बैठ के क्या करेंगे, मतलब व्हाट कैन यू गेट फ्रॉम समवन. अब इतना कंटेंट अवेलेबल है यार. अब एक बंदा है बेसिकली जेफ स्टेपल्स, नहीं जेफ स्टेपल्स के नाम से एक बंदा है. उसकी एक ब्रांड है स्टेपल पिजन के नाम से. वन ऑफ द अर्लीस्ट I think streetwear brands from the US. Okay. He's a very I think educated guy, very experienced.
अब उससे मिलने का मुझे बड़ा शौक है, इन द सेंस के शौक था जब मैं उसके ऊपर रिसर्च कर रहा था, बट फिर मैंने उसकी पॉडकास्ट सुनी और पॉडकास्ट सब बताया था, सही बता, अब उसने बता दिया सब कुछ पॉडकास्ट में। मेंटोर्स अवेलेबल हैं सारे, मेंटोर्स अवेलेबल हैं, मतलब ऐसा कोई शौक नहीं है यार कि किसी के साथ डिनर करूं या कोई बैठूं, मिल गया कोई रास्ते में तो सही है, वरना मैंने नूरी वाला इंसिडेंट सुना था तुम्हारे पॉडकास्ट। कौन सा वाला? नूरी वाला। उस वक्त उस वक्त मैं बच्चा था ना, उस वक्त बहुत सारी चीजें नहीं पता थी यार ये कितना अजीब सा लगा होगा आदमी को, बट अब नहीं है यार, अब बस सही है, जो मिल गया सही है, मिल गया सही है। अच्छा एक चीज जो मतलब मुझे भी बड़ा शौक है जिस चीज़ का, और मेरा कंटेंट क्रिएशन ज़्यादातर उसकी तरफ होता है, और आई वाज एक्चुअली अमेज्ड टू सी तुम्हारी स्टोरीज, तुम्हारा वर्क एथिक फिटनेस के हवाले से, और जितना तुमने इन्वेस्ट किया अपनी नॉलेज में। एंड व्हेन आई केम टू योर प्लेस, 500,000 माशाल्लाह 500,000 PKR का जिम बॉय ने घर में खोला हुआ है, और जो मशीन है मेरा नहीं ख्याल मैंने आज उससे ज़्यादा एक्चुअली, हाँ उससे ज्यादा ही है, तो मैंने फ्लेक्स नहीं है, फैक्ट चेक कर रहा हूँ, उससे ज्यादा इस जैसा जिम। अच्छा जिम में मशीनें ज़ाहिर सिंपल से सेम होंगी, लेकिन एक दो मशीनें तो ऐसी हैं जो तुमने अलीबाबा वगैरह से ऑर्डर की थी मेरा ख्याल से। अलीबाबा से नहीं, देयर इज अ फिटनेस फैक्ट्री के नाम से, इज अ वेरी ग्रेट, और वो कोई पाकिस्तान में और किसी पास बहुत कम लोग हैं, कोई मेहमत तरह की चीज है जिसमें ट्रैप्स वगैरह हर चीज हो जाती है, तो मैं पहले कभी देखी नहीं, तुम्हारे घर पे देखी है। इसके पीछे क्या सीन है, मतलब फिटनेस की इंस्पिरेशन, क्योंकि इतना जब बंदा बिजी और क्रिएटिव रहता है ना, तो मैंने बहुत से लोगों को पता है क्या देखा है, ऑपोजिट एंड्स पे देखा है स्पेक्ट्रम के, या फिर वो बहुत ज्यादा मैनेज्ड ऑर्गेनाइज्ड और फिट होते हैं, या फिर वो बहुत केओटिक और आर्टिस्टिक होते हैं, you fall somewhere in between. Bro, I think ये पूरी एपिसोड जो है ना वो मेरे अब्बा को क्रेडिट होगी, and I hope at some point my अब्बा watches this, ताकि उनको पता चल जाए कि भाई I really appreciate what he has done. So my अब्बा has been working out for the past 40 years. He's the one who sent me and my brother to the gym. और गैरत दिला के हम जब I think I was 18 maybe or 17, जब मेरे अब्बा ने बोला ये तुम क्या हाल है, तुम मर्द बन गए हो, ये क्या तुमने इतने पतले पतले से जिम जाओ, वजन उठाओ। He's very well built. अब तो obviously he's put on weight, but like he's been lifting all his life. तो हम देखते थे हमारे, अच्छा ये भी फन मिडिल क्लास फैक्ट, हमारे घर में कुछ डंबल्स थे जो घी का जो डब्बे होते हैं, उसके अंदर सीमेंट डाल के बीच में रॉड डाल के, that was my first डंबल, ठीक है, क्योंकि मेरे अब्बा ने वो कुछ डंबल्स बनाए हुए थे अपने लिए, ऑब्वियसली फिर उसके बाद लोहे वाले डंबल्स भी थे बाद में, बट पहला जो डंबल मैंने उठाया वो देसी घी के डब्बों के अंदर सीमेंट डाल के और रॉड डाल के वो था। तो when I was 17-18 my अब्बा was like कि भाई बस टाइम आ गया, उठो अब जिम जाओ। अच्छा जिम क्या, अच्छा भाई जिम जाओ, और बस जो भी बस जिम जाना लाजमी। एंड बिकॉज वी हैड बीन सीइंग हिम वर्किंग आउट, भाई अब 9 to 5 वाला आदमी है, he would wake up early in the morning and finish his वर्कआउट्स। हमारे घर में बेंच थी, बारबेल्स थे, सब कुछ था, पुलअप्स शुलअप्स करते, उस वक्त समझ नहीं थी हमें, बट हम देखते आ रहे थे, दिमाग में था कि अच्छा ये रोज होता है। नहीं, I can totally relate. Yeah, and then when Abba sent us to the gym, बस जिम गए हम, उसके बाद फिर हमने बोला यार अच्छा तो अच्छी लग रही, because I was very skinny. Okay. मैं इतना ही लंबा था, मैं शायद 15 साल की उम्र से इतना ही लंबा Okay. मगर मैं ऐसा 1.5 पसली था ना कि तुम अगर हू करोगे ना तो मैं ये उड़ता हुआ जाके पीछे दीवार से चिपक जाऊं। तो ऑब्वियसली जब वो आपको नजर आना शुरू होता है कि यार वो अच्छा, बस फिर वहां से जब शौक चढ़ा, फिर ऑब्वियसली इट जस्ट बिकेम अ पार्ट ऑफ माय लाइफ, इट फील्स गुड, दैट्स माय रिलीज, मेरी थेरेपी है। एंड आई आल्सो फील कि यार जब आप इतना काम करते हैं तो आपको डी स्ट्रेस भी करता है, सिंपल सी बात है। एंड इफ यू वांट टू लिव लॉन्गर, देखो मुझे $100 मिलियन तक अगर जाना है और अगर मैं बीमार हो गया लाइफ भी तो चाहिए, तो मैं नहीं जा सकता, और अगर उसके बाद बीमार हो गया तो फिर क्या फायदा। सेम इज द केस। मैं अक्सर लोगों को यही बोलता हूँ कि बिगर पिक्चर जो तुमने बात की ना, एक कंसिस्टेंसी, दूसरा बिगर पिक्चर, ये दोनों बड़ी मुश्किल चीजें हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि आपको अभी नजर नहीं आ रहा है इसका रिजल्ट, लेकिन आप इतने ज्यादा वर्कोहॉलिक हो गए, वर्कोहॉलिज्म में आपने ये हाल कर दिया कि आपका लोअर बैक पेन शुरू हो गया है, आपने एम्पायर खड़ा कर लिया, लेकिन उस एम्पायर को खाने के लिए आपके पास फायदा क्या? तो और जो घर में जिम बनाने की भाई जो वजह थी वो ये थी कि आई हेट नॉट वर्किंग आउट ऑन संडेज। ओके, तो लिटरली सबसे बड़ी जो वजह थी ना, तो 7 दिन करते हो? नहीं 7 दिन नहीं करता, बट मेरा जिस तरह का साइकिल है, मतलब अगर मुझे संडे को लेके नहीं चल सकते। हाँ, बस मुझे इस बात से बड़ी नफरत है कि संडे को जिम ऑफ है, या मतलब अगर मैं दोपहर में 3 बजे करना चाह रहा हूँ तो मेरा जिम बोल रहे नहीं अभी तो खवातीन का टाइम है। ये बड़ा मसला, ये बस मुझे मेरी हट गई थी। फिर जब मैं पैसे कमाना शुरू किया मैंने बोला बस ठीक है अब ये भी लेयर हटा देते हैं। और मैंने अपने घर की एंट्री के साथ जिम रखा हुआ है,
तो अगर मैं किसी भी दिन अगर बगैर वर्कआउट करे बाहर निकल रहा होता हूँ तो मुझे गैरत आ जाती है, देन आई जस्ट गो इनटू माय जिम। जबरदस्त। अच्छा, मुताले का जहाँ तक हमने जिक्र किया, I have seen some books, few books on your table जब मैं विजिट किया था तुम्हारे घर पे। Yes. तो you read as well, सही है? अभी तक बुक्स रीड करते हैं। Fun fact, I don't read anymore. अच्छा। I don't read anymore. शेड्यूल की वजह से? हाँ, but वो देखो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा तो होगा ना कि बुक्स सराउंड करते हो अपने आप को, तो फिर बंदे का पढ़ने का दिल चाहता है। एक for the longest of time I read a lot of books, but बहुत सीधी बात है, I now feel, and some people will hate me for this, I now feel कि मैं एक वीडियो से probably ज़्यादा जल्दी information extract कर सकता हूँ जितना मैं किताब पढ़ के करूँगा, and it's all about being efficient, right? तो I will watch documentaries, I will watch long format content किसी भी topic के ऊपर, वहाँ से दो तीन चीजें कवर हो रही हैं, स्टोरी टेलिंग, कैमरा कैमरा यूज किस तरह हो रहा है, क्योंकि तुम्हारा खुद कंटेंट प्रोड्यूसर हो तो तुम्हें ज्यादा बहुत सारे एंगल्स आप लर्न कर रहे होते हैं। तो आई फील के वीडियोस के अंदर से अब मैं मतलब it's an easier way to get more information in a lesser amount of time। सही, और एंटरटेन भी होते हो आप। तो मुताला भी है, बट उसकी बस आई थिंक फॉर्मेट चेंज। रीसेंट टाइम्स में अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी टारगेट ऑडियंस, तुम्हारी चलो जनरल ऑडियंस एक बुक पढ़े, अच्छा तो ये बड़ा कौन सी बुक होगी जिसने तुम्हें हिट किया है, मतलब लिटरली तुम्हारी लाइफ चेंज की है? यार मैं होती हैं ऐसी बुक्स। अच्छा, मैं किताब को तो खैर आई डोंट थिंक आई कैन ऑथर हो गई। नहीं मैं किताब नहीं, मैं इसलिए सजेस्ट नहीं कर सकता बिकॉज आई डोंट थिंक आई रिमेंबर अ बुक that I've read in the recent times। Documentary, a piece of content। Documentary, हाँ, definitely documentary। एक documentary है Netflix पे जिसका नाम है The Last Dance। It's based on Michael Jordan and the Chicago Bulls। अगर आप बास्केटबॉल के फैन नहीं भी हैं, अगर आपको वर्क एथिक सीखना है, अगर आपको ये देखना है कि हार्ड वर्क आपको कहाँ तक लेकर आ सकता है, अगर आपको ये देखना है कि जो हम बातें कर रहे हैं ना यहाँ बैठ के कि लॉन्ग टर्म गोल्स, कंसिस्टेंसी, यू वॉच दैट डॉक्यूमेंट्री। आई वॉच दैट 3 times, ठीक है। और मतलब खैर ऐसा नहीं है कि मुझे जरूरत है कंसिस्टेंसी की, मोटिवेशन की, बट स्टिल यार इट जस्ट गिव्स यू दैट एज कि ओ यार ये भी तो इसने भी तो किया है, तो बस ये वाला। और तो ये मैं जरूर बोलूंगा कि यार जब आप इतना ऑब्सेसिव होते हैं ना अपने काम के बारे में, then there are a lot of compromises that you have to make। ठीक है, फैमिली पे कॉम्प्रोमाइज होता है, दोस्तों पे कॉम्प्रोमाइज। I don't meet my friends, I don't have any friends। मतलब जो है वो यूटिलिटी बेस्ड फ्रेंड्स हैं, and I'm okay with that। मैंने अपना सोशल जो स्ट्रक्चर है उसी तरीके से बनाया हुआ है। So you have to compromise on some things when अगला सवाल बेसिकली मेरा ये आने वाला है। अच्छा, दोस्ती आ रही है? दोस्ती चलो तुम कर लो सवाल। पर खैर before we do that, Last Dance तुम भी देखना, तुम्हें भी बहुत पसंद आएगी, और जो भी ये देख रहा है watch that documentary जरूर। अच्छा, दोस्तों का खास तौर पे हमारे यहाँ लोग पीछे पता क्यों रह जाते हैं? क्योंकि दोस्त यार क्या कहेंगे। दोस्तों के साथ रात को गैदरिंग करनी है, क्योंकि मैंने काफी सारे ऐसे लोग देखे हैं जो बाकायदा शादियों के बाद इनकी शादियां खराब हुई हैं सिर्फ इस वजह से कि रात 11 से 1 दोस्तों के साथ है, ठीक है। उनके बच्चे भी कुछ नहीं है जब वो दोस्त आते हैं। और क्यों? अभी रिसेंटली वो नवल रविकांत, ही इज एक्चुअली एंजल इन्वेस्टर इन यूएस, उसने कहा था कि आइदर यू आर द वन हु विल सुपरसीड योर फ्रेंड्स और यू आर द वन हु विल बी लेफ्ट बिहाइंड। तो बहुत दफा लोग क्या करते हैं, दोस्ती यारी में कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देते हैं, अपने रिलेशनशिप को करना शुरू कर देते हैं। तुम्हारा इनर सर्कल जो है वो कितने लोगों को बेस करता है? ऐसा इनर सर्कल फ्रेंड्स का जिससे तुम तकरीबन कोई हफ्ते में 1-2 दफा मिलते हो। एक भी बंदा नहीं है। I don't meet, like I said, I don't meet friends। I have friends। I think I have, कुल मिला के शायद मेरे 4 दोस्त हैं। हाँ, तुमने जो बात की यूटिलिटी बेस्ड फ्रेंड्स की, आई टोटली एग्री टू दैट परसेप्शन, क्योंकि इस दौर में अगर आप सिर्फ टाइम जाया कर रहे हैं आपके दोस्त, तो आपके दोस्त नहीं आए। और हमारे यूथ के साथ बहुत बड़ा इशू है ये दोस्तियाँ कुछ करना। मैं अपने बेटे के साथ कभी कभी चीजें देखता हूँ कि यार मेरा दोस्त ऐसा कर रहा है तो मुझे भी ऐसा करना पड़ेगा। पीयर प्रेशर डेवलप होता है। हमारे तो लोग सिगरेट इसलिए पीना शुरू करते हैं दोस्त पी रहा था। अरे दोस्ती यार ये बहुत रही है। I've been a very very social person and ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल एंटी सोशल हो गया हूँ, बट अगेन वही बात है कि यार 24 घंटे ना दिन में, और मतलब $100 मिलियन बनाने हैं तो या तो दोस्तों के साथ बैठ के उस टाइम को आगे बस बिगर पिक्चर ब्रो, गोल बना लो। इफ योर फ्रेंड्स डोंट, देखो मेरे जितने दोस्त हैं वो दोस्त हैं जो एट सम लेवल दे कंट्रीब्यूट टू व्हाट आई डू, ठीक है। मोस्ट ऑफ द वर्क दैट आई डू इज वर्क दैट आई डू विद माय फ्रेंड्स, ठीक है। सो अली है फॉर एग्जांपल, मैं म्यूरल फैक्ट्री में था, अली के साथ था, दोस्त था, बट साथ काम कर रहे थे, ठीक है। ऐसा नहीं है दोस्ती खत्म हो गई, बट साथ काम कर रहे थे। अब मैं अली से बहुत अरसे से नहीं मिला, बात जब भी फोन करेगा अच्छी तरीके से बात होगी, बट मतलब ये करना कि हर हफ्ते बैठ के ढाबे बैठ रहे हैं। ऑल्सो इट्स लाइक आई ऑल्सो फील कि ढाबों पे बैठने वाला जो कल्चर है ना यार, इट जस्ट वो मैं गलत लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकता। कर सकते हैं। अच्छा देखो, मैंने एक वीडियो में बोला ये भी था कि बात ठीक है, बस
ये जो ढाबे वाला सिस्टम है ना, इसमें वो एक सेटअप बन जाता है कि लोग बस बातें बहुत करते हैं, एग्जीक्यूशन बस जैसे ढाबे से एग्जिट होता है, एग्जीक्यूशन वही मिलता है, डोपामाइन मिलता है, उसके बाद दोबारा डोंट पुट योरसेल्फ थ्रू दैट। जो भी देख रहा है, जस्ट इफ यू आर अ पार्ट ऑफ दैट कि आप ढाबे पे जाते हैं, बड़े बड़े $1 million आइडियाज निकालते हैं, हो सकता है उसमें कोई एक आइडिया लेजिटिमेटली $1 million आइडिया हो, बट जस्ट बिकॉज आप वहां पे जाके सिर्फ बातें फेंकते हैं और फिर भूल जाते हैं, तो वो आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो मेरे दोस्त नहीं है उस तरीके से, मैं प्रॉब्ली महीने 2 महीने में किसी एक दोस्त के साथ कभी मिल लूंगा, कभी मिल लूंगा। वरना द पीपल दैट आई वर्क विद, मेरा सोशल कोटा उनसे पूरा हो रहा है, मेरी फैमिली है उनके साथ सोशल कोटा पूरा हो रहा है, और मेरे यार मैं सुबह शाम लोगों के साथ कनेक्टेड होता हूँ, हजारों बंदों के साथ, इतनी सोशल कनेक्शन है, तो सही है, इट्स ऑल गुड। अच्छा, एक चीज पब्लिक ओपिनियन भी है, मैंने कुछ लोगों से पूछा था कि भाई मैं रामेश से कुछ सवाल करने जा रहा हूँ, तो कुछ ऐसे मुझे सवाल बताएं। तो एक जो मेन थीम मुझे मिला वो ये था कि ब्रोज मीट द वर्ल्ड क्यों स्टॉप किया गया या क्यों डिसकंटिन्यू किया गया, और उसको कंटिन्यू ना करने की वजह क्या है। अच्छा, पहले तो मैं बता दूं कि ब्रोज मीट द वर्ल्ड वापस रिस्टार्ट हो गया। हाँ, मैंने स्टोरीज देखी, पिछले हफ्ते एक वीडियो लगी भी थी, और अभी आई थिंक पाइपलाइन में कोई 5-6 वीडियोस आ गए हैं। तो कितना गैप आया है तकरीबन बीच में? 2.5 साल 3 साल का गैप आया। बट मैं रीजनिंग बता देता हूँ। देखो, जब हमने ब्रोज मीट द वर्ल्ड स्टार्ट किया तो मैं और दानिश जो है वो वी वर वेरी डिफरेंट पीपल बैक देन, और ऑब्वियसली दोनों की एवोल्यूशन बहुत ज्यादा हुई है। क्रिएटिव भी है भाई। लोगों को लगता है कि यार आप दोनों में लड़ाई हो गई होगी, जैसे वो बैंड टूट जाता है ना, जल टूट गया, आतिफ असलम अलग, गौहर अलग, भाई कोई लड़ाई नहीं हुई है। जो मैंने अभी बताया कि मेरे 4 दोस्त हैं, उसमें एक दानिश भी है, ठीक है। एनी टाइम दानिश हैज एनीथिंग टू से और आई हैव एनीथिंग टू से, हम दोनों एक दूसरे को ही कॉल करेंगे। स्टिल वेरी क्लोज, स्टिल होल्डिंग ईच अदर्स प्राइम सीक्रेट्स। तो वो अपनी जगह है, बट उस वक्त आई फील के हम दोनों के विजन्स जो हैं वो सेपरेट हो गए थे। दानिश वांटेड टू डू हिज ओन थिंग, आई वांटेड टू डू माय ओन थिंग, और ब्रोस के अंदर जो है वो उस तरीके से जो एक यूटिलिटी मिलती है ना एक क्रिएटिव को, वो मिल नहीं रही थी। अच्छा, मेरा जो ब्रोस को लेके हमेशा से प्लान रहा है वो ये रहा है कि मुझे उसको एक फूड नेटवर्क बनाना था। सो आई ऑलवेज वांटेड टू बी बिगर देन जस्ट रामेश एंड दानिश। ओके, कि वो फूड नेटवर्क, वो फूड एक्सप्लोरेशन हो, एक दिन में 6-6, 8-8 वीडियोस भी आए, अलग अलग लोग उसमें इन्वॉल्व हुए हैं, खाना दिखाना है ना, रामेश और दानिश तो दिखते रहेंगे। मगर आई थिंक वो प्रेशर जो है कि सिर्फ रामेश और दानिश ही लोगों को देखने थे, वो भी एक ऐसी चीज थी जिसकी वजह से थोड़ा सा मसला आया। और फिर वही बात है, लेगेसी डेवलप होना शुरू हो गई थी। हाँ, जो लोग एक्सपेक्ट करना शुरू एक्सपेक्टेशंस बन गई थी बहुत ज्यादा। और फिर ये कि वो उसमें अगेन एक्सपेरिमेंटेशन, हम वही बात है ना यार, दानिश भी हजारों चीजें करता है, मैं भी हजारों चीजें करता हूँ, तो हम दोनों आई फील के उस वक्त तक ये हम दोनों को रियलाइज हो रहा था कि हम दोनों उसमें ना बहुत लिमिटेड होकर रह गए, विच इज वाई फिर यार रामेश बना और दानिश ने अपना स्टार्ट करना शुरू किया। देन यार रामेश के अंदर फिर आई जस्ट वेंट नट्स, मैंने एक्सप्लोरेशन भी दिखाई, मार्केट्स भी दिखा रहा हूँ, स्नीकर्स भी दिखा रहा हूँ, because that gave me the opportunity to just talk about whatever I wanted to and be myself, right? उसमें सिर्फ आप वो खाने वाला रामेश है और रामेश कुछ और नहीं हो सकता उसमें। तो रुकने की एक वजह तो ये थी, दूसरी बहुत बड़ी वजह थी कोविड। When COVID happened तो हम बाहर नहीं निकल सकते थे, और जाहिर है जब बाहर नहीं निकल सकते तो फूड एक्सप्लोरेशन रुक गई। तो वो इतना लंबा गैप आ गया कि फिर वो जब एक चीज रुक जाती है तो फिर मुश्किल होता है, खासतौर पे 2 लोगों को स्टार्ट करना। अलग होता है ना बंदा तो कर लेता है, 2 लोगों की फिर अलग अलग पैरेलल अगर नहीं भी है, अलग अलग चली गई हैं डिमेंशंस, तो फिर उनको वापस आना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये वजह थी। उसके बाद सब जो वापस अभी इसलिए आया क्योंकि भाई पैसा अल्लाह का शुक्र बना लिए हैं, आई हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्लैरिटी अभी आ गई है, एंड आई फील कि मेरे $10 million तक जाने में ब्रोस का एक बहुत बड़ा हाथ होगा। सो आई वांट टू कम बैक। पहले से बहुत ज्यादा बेहतर भी हो सकता है, बहुत बेहतर हो सकता है। अभी जो हमने वीडियो बनाई है एवोल्यूशन हो चुकी है, उसके अंदर उसका प्रोडक्शन वैल्यू इज लाइक बहुत डिफरेंट है। तो आई नाउ वांट टू हिट ब्रोस अगेन एज अ फूड नेटवर्क। तो मैं उसको अब एक डिफरेंट विजन के साथ अब अटैक कर रहा हूँ। इट्स नॉट गोइंग टू बी जस्ट रामेश एंड दानिश, इट्स नॉट जस्ट गोइंग टू बी 2 guys व्लॉगिंग अबाउट फूड। I'm trying to make like a system and a structure to it. तो देखो अभी जब आएगा इंशाल्लाह तो पता चलेगा, but it's back. Bros meet the world is back. अच्छा, सीन सारा ये है कि ये सवाल मैं पहले भी कर चुका हूँ मोटिवेशन के हवाले से, वो अब स्पेसिफिक नहीं, जनरली हमारे यहाँ मोटिवेशन का बहुत बड़ा इशू है। सबसे ज्यादा चीज जो दुनिया में या हमारे लोगों को चाहिए वो मोटिवेशन है। सबसे ज्यादा नफरत मोटिवेशन स्पीकर से है। ये थोड़ी सी डायकोटमी है। तो तुम्हारा क्या पर्सपेक्टिव है कि मोटिवेशन किस तरह लाएं? हमने 2 चीजों की बात की, बिगर पिक्चर, कंसिस्टेंसी।
लेकिन फिर भी मोटिवेशन चाहिए होगी भाई लोगों को, उस पर क्या जवाब होगा तुम्हारा भाई? अच्छा, आई थिंक इसको मैं इसी तरीके से कर लेता हूँ कि एक सवाल अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि यार आपने बहुत सारी चीजें की, कुछ चीजें रोक दी, तो ये क्या है? जैसे यूट्यूब भी रोक दिया था तुमने, फिर दोबारा तुमने रिस्टार्ट किया मैंने, और मैं फिर बार बार घुमा के वहीं पे लेकर आऊंगा कि देखो, फॉर मी ऑल ऑफ दिस इज मीन्स टू एन एंड। मेरा एक बिगर पिक्चर है, ठीक है, मुझे वहां तक पहुंचना। और डिलेज जो भी हैं, स्ट्रेटेजिक डिलेज हैं, देयर आर स्ट्रेटेजिक डिलेज। इफ आई एम स्टॉपिंग वन थिंग, उसके अगेंस्ट 4 चीजें प्रॉब्ली और स्टार्ट हुई हैं जो उससे ज्यादा रेवेन्यू कमा के दे रही हैं या उस मेरे बिगर पिक्चर के अंदर जो है कंट्रीब्यूट कर रही हैं। इफ टुडे, ये मैं ऑन पब्लिक कह रहा हूँ, ऑन कैमरा कह रहा हूँ, इफ टुडे यू से सब कुछ रोक दो, एक खड्डा खोदना है, उसमें मैं तुम्हें $100 मिलियन दे दूंगा, एवरीथिंग एंड जस्ट डू दैट, बिकॉज़ दैट्स क्लैरिटी ऑफ गोल। और फिर जब वो मिल जाएगा उसके बाद फिर जिस तरीके का कंटेंट बनाना होगा, जो भी करना होगा कर लेंगे। सो आई फील लाइक एक ओवरआर्चिंग मेन गोल होना बहुत जरूरी है भाई, ठीक है। एनी टाइम आई हैव स्टॉप्ड एनीथिंग इन माय लाइफ इज नॉट बीन बिकॉज मैं थक गया हूँ या बर्न आउट हो गया है या दिल नहीं चाह रहा। इट हैज नेवर बीन बिकॉज ऑफ दैट। इट्स ऑलवेज बीन ओके, यहाँ तक ये चीज लेकर आई है, एक और चीज है जो यहाँ से आगे तक और जल्दी लेकर जाएगी। लेट्स जस्ट गेट ऑन दैट ट्रेन राइट नाउ, बिकॉज मेरे लिए आई जस्ट नीड टू गेट टू दैट एंड गोल, ठीक है। उसके बाद फिर फिगर आउट करेंगे क्या करना है। और तो मुझे यार भाई मोटिवेशन वही है ना, सुबह उठ गया ना। आई नो कि बहुत इट्स इजियर सेड देन डन फॉर लॉट ऑफ पीपल, बट इफ यू रियली थिंक अबाउट इट ब्रो, अल्लाह गिव यू अनदर चांस टुडे टू वेक अप एंड रन आफ्टर योर गोल्स। बी थैंकफुल, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, सुबह उठो भाई, क्या मस्टंडे बन के मोटिवेशन चाहिए। यूट्यूबर है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बोलता ना कि मैं अगर अभी आपको $10 मिलियन चेक लिख के दूं तो हाउ वुड यू फील? होता है जबरदस्त, बेहतरीन, मतलब अभी दो, इंतजार क्यों कर रहे हो? तो बोलता है ठीक है, लेकिन मैं उस चेक के साथ ये बोलूं कल सुबह तुम्हारी नहीं होगी, कल सुबह तुम उठोगे नहीं। देखिए मैंने वो वीडियो। सो नाउ व्हाट डू यू वांट? उसने कहा सुबह उठना है ना। हाँ, तो बस सुबह उठना है। तो $10 मिलियन और सुबह उठना का कोई मवाजना नहीं है। बिल्कुल, you woke up, that should be the biggest motivation in your life। तुमने सिंपल सी बात है, मेरे ऑडियंस के लिए जो मोटिवेशन बहुत करते हैं, सिंपल सी बात है, इसने कहा कि अगर क्लैरिटी ऑफ गोल है ना, बहुत दफा क्या होता है कि हम गोल्स बहुत हमारे डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। इसने कहा खड्डा खोदते हैं, $10 मिलियन मिलेंगे, असल में क्या चाहिए? चाहे वो खड्डा खोदने से मिले, चाहे वो 10 टाइप ऑफ कंटेंट बनाने से मिले, तो दैट क्लैरिटी इज एक्चुअली व्हाट काउंट्स। अच्छा, एक चीज और, हर चीज में घुसने से पहले ना रिसर्च चाहिए होती है। लेकिन तुम जिस तरह रिसर्च करते हो, तुम्हारा बहुत टिप ऑफ द आइसबर्ग दिखता है कि यार ये बंदा घुसा, इस बंदे को इतना सब कुछ कैसे पता चल गया। तो तुम्हारे पीछे जो रिसर्च की फिलॉसफी है, हमारे यहाँ क्या करते हैं, हमारे यहाँ लोग क्रिप्टो में, मैंने देखा है काफी ग्रुप्स बने हुए हैं, डिस्कॉर्ड्स बने हुए हैं, लोगों ने कहा कि भाई जो ये बोलेगा, हम $25,000 और $25,000 हो, ये इसके पास डाल दो, जो ये बोलेगा वैसे करेंगे। जबकि वॉरेन बफेट तक ने कहा है कि जो चीज़ समझ में ना आए उसमें इन्वेस्ट आप नहीं करें कभी भी जिंदगी भर। और तुम्हारे बारे में मैंने हमेशा ये देखा कि डू योर ओन रिसर्च। यहाँ तो रिसर्च का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? भाई एक छोटी सी एग्जांपल है, एक 14 साल का या 16 साल का बच्चा जिसने कभी गाड़ी नहीं चलाई, ठीक है, हम मेन शारा फैसल पे एक गाड़ी में उसको बैठाते हैं, बोलते हैं तू चला, वो नहीं चलाएगा ना, वो बोलेगा भाई मुझे चलाना नहीं आती, पहले मुझे सिखाओ, वो क्लच क्या होता है, घुमाते कैसे हैं, कैसे देखना है। लोग अपने टाइम को और अपने पैसों के बारे में ना इस तरीके से नहीं सोचते, ठीक है। जब आप अपना टाइम लगा रहे हैं किसी चीज में, तो आप ये सोचें कि कहाँ लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, उससे क्या मिलेगा, ठीक है। जो एक ही चीज है जिसके ऊपर आपको सारी सवाल पूछने चाहिए, उस चीज में आप सवाल नहीं पूछते कि टाइम कहाँ लगाना है और पैसे कहाँ लगाना है। उसमें बस वो अब्बू बता देंगे, बकार अब्बू बता देंगे, ये वाले अब्बू बता देंगे। भाई ठीक है, अब्बू बना लो, मैंने भी अब्बू बनाए हैं, सही सीधी और डुबोते हैं तो अब्बू ने डुबो दिया। मेरे टीचर्स हैं, मेरे मेंटोर्स हैं, मिराज भाई हैं, अबीर भाई हैं, काशिफ भाई हैं, पीपल हु नो मी नो अबाउट दीज गाइज एंड आई होल्ड देम इन extremely high regard। मैंने नाफे का नाम लिया अभी थोड़ी देर पहले। नाफे is the guy who got me into this। मैंने नाफे को फॉलो किया, नाफे के सारे प्रोसेस को देखा, मैंने देखा नाफे कौन सी NFTs बेच चुका है, कौन खुद कैसे NFTs बनाता है, किन कम्युनिटीज में। I spent hours researching what नाफे does and एक हफ्ते के अंदर I knew कि मुझे NFTs में क्या करना है। तो टाइम लगाना है, उसके बाद आप किसी को भी फॉलो करें, बट देन यू विल एटलीस्ट नो कि जो अगला बंदा बोल रहा है उसके पीछे उसकी रीजनिंग क्या है। तो आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। आई फील कि भाई ये किसी भी इनकम स्ट्रीम के अंदर अब ये थोड़ा मैं रैम्बल कर रहा हूँ, ये चीज एजुकेशन को चूज करने में होती है। इंजीनियर बनना है, क्यों बनना है भाई, क्यों बनना है इंजीनियर? अब्बू ने बोला था बस इसलिए बनना है, या वो पुप्पी का लड़का था इंजीनियर था, उसकी शादी बड़ी अच्छी लड़की से हो गई इसलिए इंजीनियर। वाई बी एन इंजीनियर? डॉक्टर बनना है तो क्यों बनना है? रामेश भाई सोच रहा हूँ सीए कर लूं, क्यों करना है सीए भाई? तूने मतलब इंटरेस्ट है क्या आगे की, वो क्या है, ट्रेजेक्टरी क्या है?
ये नहीं कोई देखता। इससे कोचिंग प्रिंसिपल का एक प्रिंसिपल मुझे याद आया कि यू नीड टू बी एबल टू आस्क क्वालिटी क्वेश्चंस। अब भाई वो कैसे पूछोगे जब तक तुमने खुद अपना होमवर्क नहीं किया हुआ होगा। तो असल में डिपेंड, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड करती है आपकी क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस पे। यहाँ लगता है कि हमें जब आंसर आ जाएगा तो हम आलिम फाजिल हो जाएंगे, जबकि आलिम फाजिल आप जब होते हैं जब आप राइट क्वेश्चन करते हैं कि भाई ये रिसर्च का पार्ट है, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो मेरा जो लोगों से कहना है वो यही कहना है कि भाई आप जिस चीज में भी आए प्लीज रिसर्च कर लें। हमने भी क्रिप्टो का एक स्कूल बनाया हुआ है, उसमें सिर्फ क्रिप्टो नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग सब कुछ है। हम सिग्नल नहीं देते, हम बोलते हैं सिग्नल के लिए और क्वालिटी ग्रुप्स हैं, हम आपको सिखाएंगे ताकि कल को जब आपको सिग्नल मिले तो आप उस सिग्नल को एनालाइज कर सकें कि सही है क्यों है। अंधाधुन आप पैसे नहीं डालेंगे। मैं अक्सर सिग्नल्स फॉलो करता हूँ, ठीक है, बट मुझे पता है कि यार कौन से सिग्नल मुझे पैसे डालने हैं, कौन से में नहीं डालने हैं। बहुत सारे खुद भी रिसर्च करता हूँ। रिसर्च यार मुताला ब्रो, बॉटम लाइन मुताला है। मुताला आपको करना जरूरी है हर चीज में, और मुताले से ही ना सबकी जान जाती है पाकिस्तान के अंदर। वो टाइम लगाना ही नहीं, बटन दबाएंगे आप, वो डाउनलोड हो जाएगा आपके अंदर और आप चीजें बन जाएंगी। तुमने बात की है ना, ये 16 आने, मतलब ये वो बात है जो मैं अक्सर पीटता रहता हूँ लोगों के सामने बैठ के कि यार मैं कभी भी अपने आप को भी फील करता हूँ कि यार मैं इतना टाइम नहीं लगाता, रिसर्च में लगाना चाहिए। और ऊपर से ईगोज इतनी हाई जैसे हमें सब कुछ पता है। भाई ये अभी कल मैं अबुल के साथ, मैं अबुलोग्राफी के साथ अपने पॉडकास्ट शूट किया, सो मैंने ये बताया कि आई डोंट अंडरस्टैंड पाकिस्तानी इतने ईगोइस्टिकल क्यों हैं। क्या हमारे पास ओपिनियन हर चीज के बारे में नहीं है क्या हमारे पास? सही है, लाइट है नहीं, ठीक है, पानी नहीं आ रहा, दूसरी टुकड़े के ऊपर जो है ना जिंदगी गुजार रहे हैं। और नहीं बट लाइक हमारी अनाएं इतनी बड़ी बड़ी है कि ओहो भाई, मतलब क्या कुछ हमें पता है, सुपीरियर नेशन है, इसी वजह से मार खा रहे हैं हम। अच्छा, एक कुछ सवाल है मेरे पास, मैं लिखे थे कि मैं तुम्हारा ओपिनियन पूछूंगा इनके बारे में। एक सवाल ये है कि वो कौन सा ऐसा सच है, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था, किसी प्रोग्राम में मैंने सुना था, कौन सा ऐसा सच है जो तुम्हें पता है लेकिन मेजॉरिटी तुमसे अग्री नहीं करते उस सच पे। एक ऐसा सच है जो आई फील जिसपे मुझे काफी बैकलैश मिला है, वो ये है कि पीपल बिलीव इन पाकिस्तान, देसी सोसाइटी में खास तौर पे, कि मर्दों को पत्थर का टुकड़ा होना चाहिए, ठीक है, एंड आई स्ट्रांगली डिसएग्री विद दैट। दिल पे लगाइए तुमने। जो सच है वो ये है कि मर्द भी इंसान होते हैं, गोश्त के लोथड़े ही होते हैं, लगती है, दर्द भी होता है, और मर्द को दर्द होता है भाई, सही है। ये सबसे ज्यादा जो ये हार्ट डिजीज से मर रहे हैं सारे, हाँ ठीक है, दिल का दौरा इसको पड़ गया, वो उसका दिल बंद हो गया, उसका दिमाग बंद हो गया, तो ये मर्द जो मर रहे हैं ये इसलिए नहीं मर रहे कि पत्थर के टुकड़े होते, नहीं मरते, रहते 150 साल की जिंदगी। हम वो कौन से नाना है वो जिंदा चल रहे होते, मर गए ना। तो ये बहुत बड़ा सच है कि men need to have support systems, men need to have mental health के checks, men need to have physical health के checks। और ये जो ये concept बनाया हुआ है ना कि मर्द को दर्द नहीं होता, absolute bullshit। इसकी वजह से पता नहीं कितने बेचारे मर्द मर गए, ये टेंशनों में रह रहे कि हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। कभी उन्होंने किसी से शेयर नहीं किया। अभी भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसके नीचे लोगों ने लिखा हुआ है कि वो मर्द ही क्या जो शेयर करे मर जाएगा। सही बात। तो ये एक ऐसा सच है आई थिंक जिससे आई थिंक लोग ये ना सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज हैं कि यार बस चल रहा है, ऐसा ही होता है। स्टूपिड यार। मैं चाहूंगा थोड़ा सा हम जेंडर को बैलेंस करें। ये स्क्रिप्टेड सवाल नहीं था, मेरे जहन में आया जब हमने मर्दानी की बात की। तुम्हारा व्हाट्स योर टेक ऑन फेमिनिज्म, खास तौर पे व्हाट यू थिंक, क्योंकि हम प्रो फेमिनिस्ट खास तौर पे, क्योंकि जाहिर है मेरी बेटी है, बहन है, बेगम है, सब कुछ है, लेकिन उसके रूल्स हैं कुछ। तुम्हारी सोच में फेमिनिज्म कहाँ स्टैंड करता है, जहाँ उसकी सही जगह है, जहाँ मतलब व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? यार मैंने थोड़ी देर पहले भी बात बोली थी, और मैं ज्यादातर ये बात बोलता हूँ कि जो चीजें मुझसे रिलेट नहीं करती मैं उन पे एजुकेटेड ओपिनियंस नहीं दे सकता, लेकिन सोसाइटी को पर्सनल ओपिनियन दे सकता हूँ। दिस इज नॉट अ फैक्ट, पर्सनल ओपिनियन मैं दूंगा। आई पर्सनली फील के मेरे हिसाब से, मेरे मुताल्लिक़ के हिसाब से, जो मेरे इर्द गिर्द की ख़वातीन हैं उनके ओपिनियंस के हिसाब से, there's a lot of things that they're asking for that need to be provided to them। ठीक है, so for example सेफ्टी की वो बात बोल रही है, इसमें कोई गलत बात नहीं भाई, ख़वातीन को सेफ्टी मिलनी चाहिए, बसों में देख लो किस तरह से जो भी हाल होता है हमें पता है, ठीक है। वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात कर रही है, बिल्कुल मिलनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं मिल रही, ठीक है। और इसमें बहुत सारे लड़कों को मसला होगा कि और क्यों नहीं, मैंने भी कहा ना कि हम आप ही बात कर चुके हैं, हमारे पास प्रिविलेज है। ये मैं मानूंगा कि डिस्पाइट द फैक्ट कि मर्दों के साथ बहुत ज्यादतियां हो रही हैं। जिन्हें देख रहे हैं वीडियो लगाई थी कि हम क्यों, किस वजह से हम लोग हायर नहीं कर रहे लड़कियों को, क्योंकि सारे लेवरेजेस नहीं है उनके पास। हाँ ठीक है, देखो अगर I'm trying to put this in a structure जो कि लड़कों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आए। पहली चीज तो ये कि मैं जब बोलता हूँ कि लड़कों को प्रिविलेज है, यार
तुम और मैं बाहर निकल सकते हैं ना रात में, लड़की नहीं निकल सकती, प्रिविलेज हुआ ना हमारा, ठीक है। हम अब्बा को बोल सकते हैं कि मैं ना ये करूंगा, एक लड़की बोलेगी तो अब्बा बोलेगा चल बे बैठ तेरी शादी कर। तो हमारी सोसाइटी में देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट आई फील आर स्टॉपिंग very very smart women to fully flourish into the amazing people they can be, ठीक है। वो जहां तक के मांग रही है वो बिल्कुल सही है, होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। and I feel like as men we need to be the ones जो उस राह को खोलें कि उनको वो प्रोविजन, अगर सिक्योरिटी की बात है make sure our women are safe, बिल्कुल ठीक है। अगर वो इक्वल अपॉर्चुनिटी मांग रही है we need to make sure कि women are safe। अगर वो बोली harassment नहीं, हम अपने आप को प्रोवाइडर समझते हैं ना भाई, मगर भाई यार देखो, मर्द औरत साथ मिलके एक कुंभा बनाते हैं ना, तो साथ मिलके सोसाइटी भी बनाते हैं। तुम और मैं, अगर सारी औरतें मर जाएं, तुम और मैं नहीं चला सकते सोसाइटी को, एकदम सारे चर्ची बने हुए होंगे, ठीक है। और अगर सब मर्द मर जाएंगे तो औरतें नहीं चला सकती। कुंभे से स्टार्ट होता है, not you versus me or us versus them, it has to be a collaborative effort। तो ये मैं बात बोलूंगा कि फेमिनिज्म की बहुत सारी चीजें, अगेन मुझे नहीं पता कि बाहर के फेमिनिज्म की क्या डिमांड है, मैं उस मामले में इतना एजुकेटेड नहीं हूँ, बट मेरे इर्द गिर्द जिन खवातीन को जो मसले हैं, आई स्ट्रांगली फील दैट नीड्स टू बी प्रोवाइडेड। अच्छा, जॉब के अंदर ये बोला जाता है भाई कि जॉब्स पर अगर जा रही है, बिजनेस में जा रही है तो हैरासमेंट हो रही है, ऑफर्स मिल रही हैं, दैट्स रॉन्ग। ये मतलब अगर वो बोल रही है कि मुझसे ये सब नहीं मांगो तो क्या गलती है भाई? यार अगर मैं इधर काम करता और तुम रोज मुझे बोलते रामेश यार दे दे, मैं एक दिन तुम्हारे गले में कुछ दे देता और तुम उसके बाद वापस नहीं उठते, है ना, तो और तो वो दिल नहीं चाहता होगा। किस फ्रस्ट्रेशन से किस नहज पे आके वो चीख कर सड़क पे निकल रही होंगी कि भाई ये हमें इस तरह ट्रीट ना करो। तो दैट फॉर मी, इफ दे आर आस्किंग फॉर दैट, इट शुड बी प्रोवाइडेड टू देम। उसके अलावा बहुत सारी जो लाइंस ब्लरी होती हैं कि जहाँ पे रिलीजियस उसकी बात आ जाती है, उस पर भाई मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, बिकॉज़ आई एम नॉट द एक्सपर्ट। दिस इज व्हाट आई वांटेड, बट मेरा वर्जन ही है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, सही है। अच्छा, कुछ सवाल जो मैंने कहा था, पहला सवाल तो मैं तुमसे पूछ चुका सच के बारे में। अच्छा, कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो मैं तुम्हें बोलूंगा, और फॉर एग्जांपल तुम फर्ज करो ये स्टेटमेंट किसी ऐसे बंदे के मुंह से आ रही है, सामने बैठा हुआ है, जिसके तुम कुछ कह नहीं सकते उसको, मतलब दांत पीस के रह जाओगे, यार शिट इसने बोला है, दिल तो बहुत चाह रहा है मैं कुछ सुनाऊं, तो दिल में तुम क्या बोलोगे? फॉर एग्जांपल जैसे अगर तुम सुनो कि भाई मनी इज इविल, यार मैं उस बेचारे पे तरस ही करूंगा। सही कि यार बेचारा, मतलब सही है, बेचारा हाँ बस ठीक है, सही है, क्या बताएं उसको, क्या बताएं, क्या बहस करें उससे। अच्छा, जितने चादर है भाई उतने पावर फैलाने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, आई एग्री, बिल्कुल सही बात। अच्छा, तुम्हारे जहन में ये नहीं कि चादर बड़ी करनी चाहिए? नहीं, मतलब चादर तो वो तो हमें इतनी देर से बात कर रहे हैं, चादर बड़ी करने की तो है, वो तो गिवन है ना, वो तो गिवन है, तो है गिवन की बात ही नहीं हो रही ना अभी। सिर्फ ये हो रही जितनी चादर है, आइसोलेशन में बात हो रही है, फिर तो डेफिनेटली चादर को बड़ा करना चाहिए, वरना यू आर जस्ट सेटलिंग ना कि बस चादर इतनी मिली है, वही सेटलिंग वाली बात हो गई। तो मैं आइसोलेशन में बात कर रहा हूँ। जॉब में सबसे पहले भाई जॉब सिक्योरिटी देखनी चाहिए और कुछ नहीं। यार मैं तो क्योंकि जॉब वाला आदमी नहीं हूँ, तो आई डोंट रियली अंडरस्टैंड व्हाट जॉब सिक्योरिटी। फॉर एग्जांपल यू एम्प्लॉय सम पीपल, अगर खुदा ना खास्ता योर बिजनेस इज नॉट मेकिंग मनी, क्या बैठ के पालोगे उनको? हाँ, मेरा आई विल टेल यू माय, यार तुम बड़े अच्छे पॉइंट्स निकाल रहे हो। मैं इसलिए क्योंकि सोसाइटी को ये मसले हैं सारे। या सो फॉर मी आई हैव दिस रूल के मैं इंटरनली, और बहुत सारे लोग जिन्होंने मेरे साथ काम किया, जो अच्छा काम किया, उनको ये चीज मिली हुई है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं 6 महीने से 1 साल तक उनको एक गारंटी दे दूं कि इवन इफ लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें आज हायर किया ना, एंड 2 महीने बाद मेरा बिजनेस ठप हो जाता है, यू हैव अ ईयर, और उससे 1 साल में आई पे यू। चलो सही है, इसको थोड़ा सा और स्पेसिफाई करते हैं। वो बंदा डिलीवर भी नहीं कर रहा, वो तो फिर हमारे यहाँ तो यही है ना बेसिकली कि यार वो तो बर्दाश्त ही नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे यहाँ ले ऑफ जब होता है ना, तो बेसिकली सबसे पहले वो लोग फारिग किए जाते हैं जो कंपनी को लगते हैं कि यार ये बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं। सही है, मसला सारा ये होता है कि बाहर जाके वो फिर अपने एम्प्लॉयर्स को बदनाम करते हैं, क्योंकि मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि बिजनेस नहीं कमा रहा तो कोई भी बिजनेस आपको पालने के लिए नहीं बैठा हुआ। और जॉब सिक्योरिटी इज समथिंग, इज अ मिथ, इट डजंट एग्जिस्ट, इट्स एन इल्यूजन, देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी, देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी। बिल्कुल Bro, there is no security in life. जॉब में क्या सिक्योरिटी होगी? I don't agree with that. एक और सच है, सर्कस का शेर जो होता है ना, वो जंगल के शेर से बहुत बेहतर जिंदगी गुजारता है भाई। हाँ, बिकॉज़ कंफर्टेबल जिंदगी होती है ना। मगर एक और मसला ये है कि ये रिप्लाई ना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा तू, पॉलिटिकली ना करेक्ट साउंड ना चाह रहा है। जो जहन में अगर देखो तुम्हारे सामने कोई बैठे बोले ना, मैंने बोला तुम समझो कि यार तुम मेरी रेस्पेक्ट में कुछ बोल नहीं चाह रहे, लेकिन दिल में जो बोलोगे वो बोलना है तुम्हें।
कहाँ अच्छी जिंदगी गुजार रहा होता है यार, तुम ये होती है, पिटाई लगती रहती है हर वक्त, बस वक्त पे खाना मिलता है और थोड़े बहुत बोनसेस मिल जाते हैं, मगर बिलो द बेल्ट जा रहा है ये। सही है, अप्रेजल हो जाती है। सही है, वो बंदा खुश हो जाता है। साल बाद 40% इन्फ्लेशन बढ़ गई, लेकिन 10% आपकी सिर्फ सैलरी रेज हुई है, तो 30% तो वैसे ही आप खा, बोनस मिल गया भाई। अच्छा, एक बड़ा जबरदस्त सवाल जो मैं भी मुझे पता लोग बोले खुश होंगे, यार ये इतने जूते तू कब्र में लेके जाएगा? यार ले जाएंगे, तो किसी को डोनेट नहीं कर दे। किसी को डोनेट नहीं करूंगा, वो कब्र में लेके जाएगा। अच्छा, टाइम मशीन मिल जाए, हाँ, तुम्हारे पास ऑप्शन हो, तुम 10 साल पीछे जा सकते हो, व्हाट वुड यू डू डिफरेंटली जो तुम्हें इस वक्त 10x या 100x पे पहुंचा दे? Probably just buy Bitcoin, man. That's the only mistake I've made. I don't think I've ever made. मतलब ऐसा नहीं है कि I haven't made mistakes. But 2011-12 की बात हो रही है, मतलब basically जब उस टाइम पे जब 2011, हाँ, I think नई opportunity. मैं generally मेरे पास regrets नहीं है life में, because मेरे जो भी decisions होते हैं I'm very happy with them and I know कि they contribute to everything else. But I just feel कि if I could go back in time, I'll buy Bitcoin. I'll convince myself कि वो इसको बेचना नहीं है, बस रख के भूल जा। क्योंकि ये भी सोचो ना यार, अगर तुम्हारे पास मेरे पास तो बिटकॉइन होते, हम क्या इंतजार करते उसके 60,000 के होने का? अगर 500 का बिटकॉइन $500 पे होता फॉर एग्जांपल, जिस दिन $1,000 का होता हम बोलते अरे यार ये तो पैसे ही पैसे बेच देते। तो the patience to wait till it hit like $60,000, वो जिसने भी किया होगा ना, मैं बोलता हूँ भाई वो सलूट है उसे, जो भी बैठा है लेके, बहुत बड़ी बात है। तो just that, nothing else. अच्छा, लास्ट सवाल करने से पहले एक सेकंड लास्ट सवाल सिर्फ मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जो रामेश की स्टोरी से रिलेट करती है एंड यू वांट इट टू बी डिस्कस्ड एंड आई हैव नॉट आस्क्ड? यार मेरे लिए तो मैंने मेरे ख्याल से मेरे जो राशन था मेरे पास सवाल हो उससे ज़्यादा पूछ लिए। नहीं, I think we're good. I think there's बहुत सारी इस पॉडकास्ट में लोगों को चीजें पता चलेंगी जो I think I've never discussed publicly. Story of Ramesh. I think इसके बाद सवालात भी बहुत उठेंगे, मेरे पास इनबॉक्सेस भी बहुत आएंगे, अरे यार ये वो, बट हाँ जो जिन लोगों को पता है जो बचपन से हैं साथ, उनको पता है कि this is my reality. When I say middle class, I mean middle class, man. Not anymore. अल्हम्दुलिल्लाह क्या, बस अल्लाह ताला ने जो जितना दिया उस पर अल्हम्दुलिल्लाह, उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह ही बोलते थे हम, बट अच्छा, लास्ट सवाल ये है जिसमें हम कंक्लूड करेंगे, वो कौन सी ऐसी चीज़ है व्हाट यू वांट टू बी रिमेम्बर्ड फॉर व्हेन यू आर नॉट पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, व्हेन यू डिपार्ट? यार आई जस्ट वांट लेगेसी क्या चाहते हो, क्या हो? हाँ, वो लोगों ने पैसे अगर बना लिए मेरी वजह से, तो बस वो नहीं भूले वो, एंड नॉट इन द सेंस वो नहीं भूले, हाँ वो नहीं भूले, और नॉट इन द सेंस कि यार रामेश भाई ने बना के दिए थे, बट लाइक यू नो इफ दे जस्ट किसी ने इनेबल किया एंड देन अगर वो मेरे नाम पे मतलब इफ दे पास इट ऑन कि यार अच्छा ओके ये पैसे हमने बनाए इतना रामेश भाई की वजह से, चलो इसमें हम ये $1,000 जो है ना या वो मस्जिद को दे देते हैं, इसमें रामेश भाई का भी हिस्सा हो जाता है, और वो कुछ मेरे पे ब्राउनी पॉइंट्स अल्लाह के साथ बढ़ेंगे ना। I'm looking at the bigger picture. That's it, man. Nothing else. Because I have a lot of people in my life who've forgotten that I made them a lot of money, and it just मतलब it just feels कि यार ये मतलब ऐसा ना करें आप, you know, बस। जबरदस्त भाई, great talking to you. और मेरे लिए तो सिंपल सी बात है, एक फैन मोमेंट था, लेकिन अब आई एम बिगर फैन ऑफ योर्स। सही है, 1.5-2 घंटे पहले मैं रामेश का सिर्फ फैन था, मैं सुपर फैन हूँ, क्योंकि बेसिकली रामेश के बारे में मैं पैसे देगा इस पे बात बैक स्टेज बात करेंगे। मैं रामेश का जितना भी कंटेंट देख रहा हूँ, मुझे हमेशा से ये रहा है, और ये मैंने पॉडकास्ट के शुरू में ही बोला है कि ही हैज़ टू बी रिलेटेबल टू मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन आवर नेशन, क्योंकि दुनिया जिस तरफ जा रही है और हमने जो बैक गियर लगा के रखा है अपनी गाड़ी को, उसमें बहुत डिफरेंस है। तो सारा मकसद यही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको पॉडकास्ट पसंद आया होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, कुछ ऐसे सवाल। उम्मीद करता हूँ दोबारा हम कभी रामेश को लेकर आएंगे, थोड़ा सा 15-20 एपिसोड्स के बाद हमारे पास और कंटेंट जमा हो जाएगा, और सवाल इनसे हट के कोई आपके जहन में हो तो हम दोबारा तकलीफ़ कर लेंगे रामेश को बुलाने की। तो कमेंट से अपने राय का इजहार कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में एक और इंटेलेक्चुअल को हम लेकर आएंगे। और इंटेलेक्चुअल नहीं हो यार, ये सिंपल सी बात है, मेरे लिए यू आर इंटेलेक्चुअल भाई, एंड पीपल शुड फॉलो यू।
तो रामेश का जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो लिंक में है, और जो भी इसका यूट्यूब चैनल है जहाँ पे बेसिकली प्रचार करता रहता है और आप सब लोगों की भलाई के लिए, तो डू फॉलो इस चैनल। खास तौर पे पीपल हु डोंट नो हिम, खास तौर पे पीपल हु आर 30+, 35+, 45, 55+, बिकॉज यू आर द people who need to watch his content just because of the future generations that are coming. Yes. Thank you very much. Khuda Hafiz.